अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। खुशामदीद आप सबको। और सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ हमेशा रोज़ाना होता है और जिसमें हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन अभी प्रोग्राम का आगाज हम जिस इशू से करने लेकिन जा रहे हैं, आज की हमारी गुड मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई। अच्छा, देखा है रास्ते में क्या हुआ? मैं यही बात बताने लगी थी कि आज का जो आगाज हम करने जा रहे हैं ना, वो सबसे पहले स्मॉग। आप ये देखिए, आप सुबह उठ के घर से बाहर निकलते हैं, इतना डस्ट, इतना पोल्यूशन और हर तरफ ऐसा लगता है कि धुंधला सा गया है पूरा लाहौर। और लाहौर तो वैसे भी बागों का शहर इसे कहा जाता है, लेकिन इस बागों के शहर में भी इतनी पोल्यूशन कि हम दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर नंबर 1 है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में लाहौर जो है ना नंबर 1 पे है। Yes, और absolutely. उसके अलावा सबसे फिर मसला ये आता है कि हमारी गवर्नमेंट्स को ये स्मोक हर साल आती है ना, तो उससे पहले कोई प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उससे पहले करने के कोई इकदाम होते हैं, वो होते नहीं है। अब जब स्मोक इतनी बढ़ गई है तो अब स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो इसके अलावा फिर दूसरी आप ये चीज़ देखें कि अब वुज़रा को कहा गया है कि तमाम स्कूल्स के उन्होंने विजिट करने हैं, मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है स्कूल्स के लिए। ये चीज़ें ठीक है, ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले जो करने के इकदाम हैं, सवाल तो ये होता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों है? क्यों इससे पहले आपने प्लानिंग नहीं की कि स्मोक आएगी? कुछ दरख्त लगाए जाते हैं, कोई पोल्यूटेड। आप देखें कि हमारी सड़कों पर ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, इतनी धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, फिर रेजिडेंशियल एरियाज में फैक्ट्रीज मौजूद हैं। अच्छा, ये जो कोई पहले इस हवाले से तो कोई इकदाम किए नहीं जा रहे। जो स्कूल्स को पहले ये एक कमिश्नर लाहौर की जानिब से भेजी गई थी समरी, और कहा गया था कि जो स्कूल्स हैं उनको वेंसडे को बंद कर दिया जाएगा, जो तमाम सरकारी दफातर हैं उनको वेंसडे को बंद कर दिया जाएगा। उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि आप बजाय कि कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाएं, आप कह रही है जी स्कूल और दफातर को बंद कर दें और उसके बाद बाकी दिनों में सिर्फ वेंसडे को स्मॉग होती है, बाकी दिनों में स्मॉग नहीं होती। ये अच्छा है, इमरजेंसी पंजाब भर में नाफिज की गई है। सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़े इससे अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ा कमजोर होता है। नहीं है, लेकिन मास्क लगाए आप उसको बच्चों को मैंडेटरी कर दिया है कि मास्क लगाएं। ये है ना कि स्मोक की वजह क्या है? जब तक आप जड़ से उसकी फाउंडेशन से उस चीज को नहीं पकड़ेंगे तब तक चीज कैसे बेहतर होगी? फाउंडेशन आप हमारी फसलों की जो बकाया जात है उसको खत्म करने के लिए, बिल्कुल उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने नई फसल जो है वो बीजनी है, तो जो ज़मीन के अंदर जो उनकी जड़ें होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनको आग लगा दी जाती है। तो सबसे बड़ा स्मोक का जो एक है, फिर जो ये भट्टे हैं, ये कहा गया था कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे इनको शिफ्ट किया जाएगा। वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी जान और सेहत से ज्यादा तो एक्सपेंसिव नहीं है। गवर्नमेंट को बाकी चीजों पे अगर हमारी गवर्नमेंट इतना बजट लगा सकती है तो वहां पर भी करना चाहिए। खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे अब हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हुकूमतों पे गुजारा ना करें, आप मास्क लगा कर निकलें। बच्चों का, बूढ़ों का खासतौर पे ख्याल रखें। इवन के गैर जरूरी आप बाहर ना निकलें, आंखों पे आप ग्लासेस लगा कर जाएं। एलर्जी हो जाती है, इतनी जलन होती है सुबह सुबह जब आप आंखों से पानी निकलता है। मैं ये कहती कि ऐसा होता है समटाइम सडन आपकी आंखों में फिंगर लग जाए तो कितना पानी और कितनी मिर्चें लगती हैं। आप घर से बाहर निकलती है, सेम यही वाली आंखों के साथ होता है कि आंखें एकदम से रेड हो जाती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है। इवन विद मी, मेरे साथ सुबह ही ऐसा होता है, अभी तक स्टिल आंखों से पानी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। उसकी वजह से देखिए कि बहुत ज़्यादा सांस लेने में मसला आता है। अच्छा, इतना ज़्यादा फ्लू होता है, इतना ज़्यादा रेशा होता है। क्यों? क्योंकि आप सांस इस गंदे इन्वायरमेंट में लेते हैं, गंदे इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं। तो लिहाजा जो हमारे व्यूवर्स हैं, एक दफ़ा फिर उनसे रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाएं, गैर ज़रूरी अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलें दें। ये कोई फॉग नहीं है, स्मोक है। ये आपके सांस के जरिए अंदर जाती है, इवन कि आपके लंग्स तक डैमेज इफेक्ट होते हैं। आपकी लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी वो 5 साल कम हो जाती है, आपकी जिंदगी को 5 साल खत्म करती है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं, तो लिहाजा अपने हिस्से का काम हमें करना होगा। बच्चों को खासतौर पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज की हमारी हाईलाइट्स है क्या, किन इश्यूज पर हम बात करेंगे, हाईलाइट्स में देखिए। आज आपसे बात होगी, अक्टूबर में महंगाई ने पाकिस्तानियों को कितना रुलाया। इसके साथ होगी बात सियासी हालात और सियासी वाकयात पर। जायजा लेंगे वर्ल्ड कप में किस किस को पाकिस्तान के लिए हारना होगा।
आखिर जनूनी लड़की का चेहरा मुकम्मल तौर पर मानो से मुशाबे क्यों हो रहा है? और आपको बताएंगे कि हॉरर फिल्म से डरना क्यों मना है। तो जनाब, ये तो हमारी आज की हाईलाइट्स थी और अब कुछ बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की। फ़लस्तीन जहाँ पर हम पहले दिन से बात कहते आ रहे हैं, वो जंग नहीं है, वो फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड है, नस्ल कुशी है। पूरी दुनिया इस वक्त जिस तरीके से एक इकट्ठी होकर पूरी दुनिया के अवाम अपने रंग से, नस्ल से, मज़हब से बालातर होकर फ़लस्तीनियों के हक़ में बाहर निकले हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इजराइल की जो बर्बरियत है, इसने पत्थर दिल लोगों के जो है ना दिल वो भी पिघला दिए हैं। लेकिन अगर नहीं शर्म आ रही है, इजराइल को नहीं आ रही है, अगर किसी को नहीं से फ़र्क पड़ा है, अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ा है। कल आप देख लें क्या हुआ है एंटनी ब्लिंकन के साथ। एंटनी ब्लिंकन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तब फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे नजर आए हैं। फिर ये तो एक बाकायदा एहतजाज हुआ है, लोगों ने खड़े होकर कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, ये फ़लस्तीनियों के खून के लिए आप फंड रेजिंग कर रहे हैं। लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी में जब इजरायली एम्बेसडर आए स्पीच के लिए, तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूरे स्टूडेंट बैठे, उनका इंतजार किया। जैसे ही उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और थैंक यू बोला, सारे स्टूडेंट उठ के खड़े होकर निकल गए। एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। फिर आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के सामने एहतजाज हो रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ज्यूइश कम्युनिटी, यहूदी भी एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, वो भी नहीं चाहते हैं। सब लोग तो बुरे नहीं हैं। हाँ। मतलब जिनके हम पहले दिन से बात करें, जिस इंसान के सीने में पत्थर की जगह दिल है ना और वो धड़कता है, तो वो तमाम चीज़ों से बालातर होकर जुल्म की मजम्मत कर रहा है और मजलूम की हिमायत कर रहा है। फ़लस्तीनियों का मसला अब ये कोई मुसलमानों यहूदियों की जंग तो नहीं है। हाँ। ये तो एक जालिम और मजलूम की जंग है। रोज़ाना कल की यूनिसेफ की जो रिपोर्ट सामने आई है, हर एक घंटे में, बल्कि हर 10 मिनट में, उन्होंने कहा है हर 10 मिनट में एक बच्चा जो है वो इजराइल के बमबारी के नतीजे में जान से जा रहा है। और रोज़ाना 400 के करीब जो है, और इसमें ज़्यादा तादाद है ख़वातीन की और बच्चों की। अब वो क्या है, इजराइल ये कहता है कि जो यहाँ पर फ़लस्तीनी हैं, इनके बीच में ही कहीं हमास के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो छुपे हुए हैं। अब उनको करने के लिए पूरी दुनिया में जहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में सबसे पहले ये होता है कि जो वहाँ पर सिविलियन हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए, उसके बाद निगोसिएशन होती है। इस पर मुख्तलिफ ड्रामास आपको मिलते हैं, आपको सीरीज मिलती हैं। ये किस किस्म की निगोसिएशन है जहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने की बजाय उनको प्रॉपर अटैक किया जा रहा है? बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। माहिर आलमी अमूर मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मंसूर जाफर साहब, सर, अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में बाहर निकली है, लाखों की तादाद में, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे ये रिसेशन नहीं हो रहा है, मुजाहरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन सर, अब आपको इसका कोई हल होता निकलता दिखाई दे रहा है? ये जंग बंदी होती नज़र आ रही है? मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा ही हौसला अफजा इंट्रो अपना इस कज़िये के बारे में दिया है कि दुनिया जो है वो जागी है और भरपूर जागी है। मैं समझता हूँ यही इस मसले के हल की शुरुआत है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हौसला अफजा बात देखने को मिली है कि वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, अब लोगों ने इसराइल के खिलाफ अमली इकदामात, वो सिविलाइज्ड और सफारती इकदामात करना शुरू किए हैं कि जिससे इस तरह के जो जारे मुल्क हैं, जो जाबिर मुल्क हैं, उनको नकेल डाली जा सकती है। और माजी में बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं कि ये जो बाइकाट का हथियार है, ये जो सफारतकारी के ताल्लुकात मुनक़ता करने का हथियार है, ये आज के जदीद दौर में सबसे मौसर हथियार है। ये बंदूक और तफंग से ज़्यादा मौसर साबित होता है, क्योंकि कल उर्दन ने जो है अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया है जी इसराइल से, और साथ ही इसराइल को ये नोटिस दिया है कि आपके जो सफ़ीर यहाँ मुजाहिरों की वजह से इसराइल तशरीफ ले गए थे, अब उनको उस वक्त तक वापस आने की ज़रूरत नहीं है जब तक गजा की जंगबंदी नहीं हो जाती। मैं समझता हूँ ये मंदाना मौक़िफ़ है कि जो इसराइल जैसे, और ख़ासतौर पे मिस्र ने इसराइल को ये धमकी दी है कि आपकी इस जंग की वजह से हमारा जो माली नुकसान हो रहा है, हमारा जो बमबारी की वजह से या मुख्तलिफ इलाकों में हमारा जो माली नुकसान हो रहा है, हम इंटरनेशनल कोर्ट में, इकनॉमिक कोर्ट में जाके आपके खिलाफ इसकी कंपनसेशन का मुकदमा दायर करेंगे। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो
खित्ते के जंग में फैलने के हवाले से बात की जा रही थी, तो उसके जो इंडिकेशन हमें यमन से जिस तरीके से इसराइली अहदाफ पर हूसियों ने हमले किए हैं, और इसी तरीके से शाम के अंदर जो मुख्तलिफ अमेरिकन टारगेट्स हैं, इराक के टारगेट्स हैं जी और अमेरिकन टारगेट्स हैं, वहाँ पे जो अटैक हुए हैं, ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके बाद इसराइल को बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और यही वजह है कि अब एक मरहला हमें जो वहाँ पे महसूर लोग थे, खासतौर पे गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर, उनकी सेफ एग्जिट जो है वो देखने को मिली है। तो ये मैं समझता हूँ कुछ खुशाइन चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, आप इस चीज को पूरे, वैसे फख्र की बात भी है लेकिन पूरी दुनिया के सामने जो इजराइल ने एक अपना फेक सा एक प्रोफाइल बनाया हुआ था ना कि हमारे पास एडवांस सिस्टम है, कोई हम पर अटैक करेगा तो कोई मिसाइल नहीं आ सकेगा और हम पे तो कोई अटैक करने का सोच नहीं सकता, हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट हैकर्स हैं जो कि किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आप ये देखिए कि फ़लस्तीनियों के पास कौन से रिसोर्सेज थे, हमास के पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे, पूरी कोई दुनिया उसे फंडिंग तो नहीं कर रही थी, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ है, उसने इतने बड़े मुल्क का ना कच्चा छठा खोल कर रख दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये इतना तगड़ा नहीं है जितने ये बातें करता था। जी यकीनन ये एक ऐसा बबल था और एक ऐसा हवा क्रिएट किया जिससे डराकर बुनियादी तौर पे जो खित्ते के अरब ममालिक हैं उनको उनके दरमियान एक बाहमी तफरीक पैदा की जाती है कि ये आप पर चढ़ दौड़ेगा, इसलिए आपको अमेरिका को यहाँ पे रखना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना चाहिए। अब मेरा ख्याल उन अरबों की भी आंखें खुल गई हैं कि ये जो अमेरिका है ये इसराइल की हिफाजत के लिए तो आ सकता है, ये आपके अरब फलस्तीनी भाइयों के कत्ले आम में मदद के लिए अपने जो टैंक या लाओ लश्कर नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही मंसूर जाफर साहब, आपने सर बिल्कुल सही कहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर उसामा रजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, हमने ये देखा है कि जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में अगर कोई किसी पार्टी ने मोमेंटम क्रिएट किया है फ़लस्तीन के मामले पर, कराची में बहुत बड़ा तारीख का आपने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया है। अब आपको क्या लगता है, आप लोग जिस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरानों के करने का काम है, आपको लगता है कि आपके इस एहतजाज के नतीजे में कोई प्रेशर बिल्ड होगा मुस्लिम कंट्रीज़ पर, कोई इस तरह का रिएक्शन आएगा कि जिससे ये जो फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढाई हुई है उसकी शिद्दत में कमी आ सके? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने दुनिया के अहम तरीन मसले के ऊपर इस वक्त बात की है। और देखिए, हमास एक अवाम की मुंतखब ऐसी जमहूरी क़ुव्वत है कि जो जमहूरियत के ऊपर एतमाद रखती है और जो जमहूरी तौर पे मुंतखब होकर आई और उसको इख्तियार नहीं दिया गया और अब उसको मसनूई तरीके से प्रोपेगेंडे के ज़रिए एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पे अपने मकरू अज़ाइम को पूरा करने के लिए पेंट किया जा रहा है। वो एक डेमोक्रेटिक फ़ोर्स है, पुरअमन उसूलों को, अमन के उसूलों पर यकीन रखती है और इस वक्त दुनिया भर की क़ुव्वतें, वो फैसला कुन क़ुव्वतें कि जो दुनिया के बड़े फैसले करती हैं, उनमें से अहम तरीन क़ुव्वत जो है वो इसराइल और अमेरिका, वो इस वक्त पूरी दुनिया में उसने उसको आइसोलेट कर दिया है। और ये जो पूरा आइसोलेशन है ये उनकी इस कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि जो मुस्लिम दुनिया की क़यादत है और जो मुस्लिम दुनिया की फ़ौज है वो एक खामोश तमाशाई बनी हुई है और उनकी ये खामोशी दरअसल जालिमों की हिमायत है, इसराइल की हिमायत है। और आपने ये भी देखा कि वहाँ पर जो असल मुज़ाहिमती ताकत है, जो असल दिफाई क़ुव्वत है, वो अवाम की क़ुव्वत है और अवाम की क़ुव्वत ने फील्ड में दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज का इस तरह मुकाबला किया है कि वो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में रुस्वा हो गई है। और ये बात साबित हो रही है कि असल दिफाई क़ुव्वत तो अवाम की क़ुव्वत होती है, असल दिफाई क़ुव्वत और मुज़ाहिमती क़ुव्वत तो अवाम की क़ुव्वत होती है। मुस्लिम दुनिया की ये जो पूरी हुक्मरान ताकत है और मुस्लिम दुनिया की ये जो फौजी ताकत है, ये तो ऐसा लगता है सिर्फ अपनी ही मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करने का काम कर रही है, उसके अलावा ये कोई दूसरा एजेंडा पूरा ही नहीं कर रही है। तो इसलिए ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंड होना चाहिए है? अवाम ठीक है अपने तौर पर एहतजाज कर रही है, लेकिन अवाम फॉरेन पॉलिसीज नहीं बना सकती, अवाम किसी दूसरे मुल्क में जाकर लड़ नहीं सकती है। जो इतने इस्लामी ममालिक ने इकट्ठे होकर अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज बनाई थी, OIC का फोरम है, फिर उसके बाद अगर आप फ्यूल पूरे वेस्ट को आपकी तरफ से जाता है, आपके अरब कंट्रीज़ देते हैं, तो कोई इन्फ्लुएंस्ड ये डाल नहीं सकते अमेरिका पर या उसके इत्तेहादियों पर या इजराइल पर?
देखिए, ओआईसी सिर्फ एक फैसला करती ना मुश्तरका तौर पे कि हम इनसे सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं, सिर्फ यही एक फैसला पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का ऐसा होता कि वो उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। लेकिन मैं इससे आगे की बात आपसे कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये जुल्म जालिम और मजलूम की जंग है। और इस मजलूम की जंग में दुनिया भर के बाज़मीर इंसान, बाशऊर इंसान, बुनियादी इंसानी हुकूक पर ईमान यकीन रखने वाले लोग, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग, वो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान, बिलखुसूस यूरोप के अवाम इस वक्त मजलूम हमास के साथ, मजलूम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बुनियादी ज़रूरत यह है कि मुस्लिम दुनिया आज़ाद हो और मुस्लिम दुनिया में जमहूरी जो इक़्तिदार हैं वो बहाल की जाएं। आज़ाद और जमहूरी माशरे ही दुनिया के अंदर काबिल ज़िक्र किरदार अदा करते हैं और मुस्लिम दुनिया यही वो फैक्टर है जिसको लैग कर रही है। उसामा साहब, आपने सही कहा। मंसूर जाफर साहब, सर अब तो अरिफा की सरहद भी खोल दी गई है, अब तो इमदादी खेप वहां पर पहुंचाई जा सकती है। आपको क्या लगता है इस सरहद के खुलने से कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और क्या इससे जो फ़लस्तीनी हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं, उनकी मदद हो सकती है इससे? देखिए जी, इसराइल ने जितने बड़े पैमाने पे गजा के तबाही मचाई है और वहाँ पे जिस अंदाज से आसमान से बारूद और आतिश व आहन बरसाया है, उसके नतीजे में जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी बहाली में तो यकीनन एक बड़ा वक्त लगेगा, कई साल लग सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो वहाँ पे इंसान बसते हैं, जो जिंदा हैं लेकिन बहुत ही कसमपुर्सी के आलम में रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरत हैं कम से कम वो अश्कशोई उनकी ज़रूर होगी। और बिलखुसूस जिस तरीके से वहाँ पे अभी सर्दी की शिद्दत का भी दौरा है, तो उसमें यकीनन उनको जो फौरी इमदाद चाहिए वो एक वहाँ पे पूरी सप्लाई चेन इस वक्त मिस्र की साइड से डेवलप है। और मिस्र ने इस जंग के दूसरे ही रोज़ अपना जो अल अरीश एयरपोर्ट है जो सहरा सीना में है उसको उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया था और तमाम जो मुख्तलिफ इमदादी परवाज़ें हैं वहीं पर सामान लेकर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ से फिर उसको रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए ले जाया जाता है। रफ़ा क्रॉसिंग का एक इलाका मिस्र के कंट्रोल में है और दूसरे इलाके पर ज़ाहिर इसराइल ने कब्जा जमा रखा है। और इसराइल ने जो अपने इलाके का क्रॉसिंग थी वो बमबारी से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा था और अब हंगामी बुनियादों पे उसको ठीक करके जो बड़े ट्रक हैं, जो बड़े ट्रॉलर्स हैं, वो वहाँ से गजा के अंदर मूव इन कर रहे हैं। और यकीनन वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज़ और उनके इंतज़ामी इदारे हैं वही इस तमाम रिलीफ ऑपरेशन को और रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से अभी उस अंदाज से यानी एक सवाल ये किया जाता है कि आया पाकिस्तान या दुनिया कैसे उनकी मदद करे, तो वहाँ पे बहुत सारी NGOs ऑलरेडी सर्व कर रही थी, तुर्की की, इंडोनेशिया की, हिलाल अहमर, रेड क्रिसेंट, ये तमाम के तमाम ऐसे इदारे हैं कि जो दीगर मुल्कों से या इवन अगर पाकिस्तान से लोग जैसे अल खिदमत कौम है उनके तमाम के तमाम यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, जिसके नतीजे में यहाँ से होने वाली जितनी भी पाकिस्तानी भाइयों की इमदाद, ताउन, कैश एंड काइंड, वो तमाम का तमाम एक प्रॉपर चैनल के जरिए जो है वो मुतासरीन गजा तक पहुँचने का मुकम्मल इंतज़ाम है। तो लिहाजा इस वक्त जो है यकीनन एक राय अम्मा जो इसराइल के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ हमवार हुई है, अब उससे बढ़ के मैं समझता हूँ एक जज्बा एक स्टेप लेना होगा। बहुत खूबसूरत मंसूर साहब, बहुत आपने बात की है। अब आगे वन स्टेप आगे अहेड हमें बढ़ना होगा। मैं डॉक्टर उसामा साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह मंसूर साहब कह रहे हैं कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, एक स्टेप हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारा जो पहला किबला अव्वल है उस पर इजराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अभी जहाँ पर खाना काबा है और तमाम मुस्लिम ममालिक की तर्जुमानी सऊदी अरब करता है, एक तरह से सब ने सऊदी अरब को एक बड़ा भाई की हैसियत दी हुई है। तमाम दीनी जमातों की नज़र भी सऊदी अरब की तरफ होती है क्योंकि वहाँ पर खाना काबा है, मक्का मदीना है। लेकिन वो इतना एडवांसमेंट की तरफ चला गया है कि अब वहाँ पर शकीरा का कॉन्सर्ट हो रहा है। मतलब हम क्या एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं कि हमारे किबला अव्वल पर क्या हो रहा है और हम दूसरी जगह पर जहाँ पर खाना काबा है वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा शर्मनाक, सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत किरदार अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान के फ़ैसला कुन अफराद हैं। इन लोगों का किरदार सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, आवाम की नज़रों के सामने है और तारीख़ इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान का असल जो मुस्लिम दुनिया की क़यादत का किरदार था वो पाकिस्तान का किरदार था।
इन्होंने अपने इस पूरे तर्ज अमल के जरिए इस पूरे किरदार को नुकसान पहुंचाया है। सर सऊदी गजा अरब के बरी मजलूम जिम्मा हो गया, इंसानों को फिर सबसे पहले सऊदी अरब का अस्करी- कोई कसूर नहीं। सबसे पहले गजा को सबसे पहले अस्करी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान पहुंचा सकता है। ये जो बकिया हुकूमतें हैं ये तो ना लीपने की हैं, ये इनका क्या वो है, ये इनका कभी इस तरह का कोई अस्करी किरदार नहीं रहा है। गजा के लोगों को अस्करी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उसके वहाँ पे सीज़ फायर की ज़रूरत है, उसके लिए किसी बहुत ही ताकतवर आवाज़ की ज़रूरत है। वो ताकतवर आवाज़ पाकिस्तान में है, इसलिए कि ये एटमी मुल्क है, वो आवाज बंद है। पूरे मुल्क को कब्रिस्तान की तरह अग्री कर रही हूँ। हूँ। हमारे हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। हमारे ख्वाजा आसिफ जाके कह रहे हैं कि जो है रोज़े क़यामत को मुस्लिम उम्मा, फ़लस्तीन वाले मुस्लिम उम्मा को माफ़ नहीं करेंगे। इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। इनके ये बयान देने वाले काम है, कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। बट सर इस टाइम पे मेरा जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट था वो सिर्फ मैं ये जानना चाह रही थी कि बड़े भाइयों वाला किरदार इस टाइम सऊदी अरब को अदा करना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ होगा तो हम किससे उम्मीद लगाएं कि फ़लस्तीनियों की कोई कसम पुरसी होगी, कोई उनको संभालने के लिए कहेगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो आपके सवाल से एग्री कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो खलीज के ममालिक हैं, ये जो मशरिक़ वस्ता की क़ुव्वतें हैं, ये तो पहले ही शिकस्त खुर्दा क़ुव्वतें अपने आप को समझती हैं। और एक चीज़ आप समझ लें इस मसले के नतीजे में, एक चीज़ तो ये हुई है कि दुनिया की जो साम्राज्य ताकत है वो आइसोलेट हुई है। तारीख़ में मैं समझता हूँ ये पहला मरहला है कि साम्राज्य आइसोलेशन में है। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि दो बड़े अज़ाइम थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। उसमें एक मंसूबा ये था कि इसराइल को वहाँ पे ग्रेटर इसराइल की शक्ल में बालादस्ती हासिल होगी, और वो बकिया 6 ममालिक जो उसको मंजूर करने जा रहे थे, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। सऊदी अरब तो उनको कबूल करने जा रहा था, और यहाँ पे भारत की बालादस्ती का ख्वाब जो है वो उसकी तकमील के लिए यहाँ पे जो है एक पूरा ऑपरेशन, सियासी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमास के इस इक़दाम के नतीजे में सबूतास हो गई हैं। और बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। टाइम बड़ा शॉर्ट है, जिस तरह से उसामा साहब ने बोला, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि हमारे जो अरब ममालिक है उनका रोल नहीं है कि जो फ़लस्तीनी है उसकी दादरसी करें, उसकी कसम पुरसी करें। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर मुजरिमाना किरदार रहा है वो सर सऊदी अरब का रहा है। सऊदी अरब की जानिब पूरी मुस्लिम उम्मा एक उम्मीदों के साथ देखती है कि यहाँ पे वो मुआशी तौर पर भी मजबूत है, और वैसे भी किबला दोइम की वजह से, खाना काबा बैतुल्लाह की वजह से हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है। सऊदी अरब के इक़दाम से जितना मुस्लिम उम्मा हर्ट होती है शायद ही किसी और मुल्क से होती हो। देखिए जी, सऊदी अरब जो है उसने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशन में जिस अंदाज से इस इशू की वकालत की है, अगरचे उसमें वो जैसे कहना चाहिए कुव्वत नाफिजा नहीं उनके पास या उस हवाले से, लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूँ, एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है वो यकीनन शुरू कर रखा है, और उनके वजीर खारजा इस वक्त बड़े, जिसे कहना चाहिए, यूरोपीय ममालिक के साथ और इन लोगों के साथ बैक एंड डिप्लोमेसी जो है वो जारी रखे हुए हैं। यकीनन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो मसलहतन उनकी तफसील जो है वो मेरा ख्याल अवाम के सामने लाना मुनासिब नहीं होता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर आपको वहाँ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट या इस नौयत की चीज़ देखने को नहीं मिलती, तो इससे ये अखज़ करना शायद मुनासिब ना होगा कि शायद सऊदी अरब जो है इस मामले में कोई खामोश किरदार अदा कर रहा है या उसे इस मामले में कंसर्न नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हरमैन शरीफैन की सरजमीन होने के नाते, यानी जो मुसलमानों का जो पहला किबला अव्वल है वो भी उनके लिए उतना ही महत्व, और उनके उर्दन के साथ जो बेसिकली उस किबला अव्वल के कस्टोडियन है इस वक्त, और उनका इंतज़ामी कंट्रोल उनके पास है। इन दोनों मुल्कों के आपस में बैक एंड पे बहुत ही क्लोज रिलेशन और क्लोज लाइजान है, जिसकी वजह से समझता हूँ ये जो OIC का प्लेटफॉर्म है, इस पे जिस अंदाज से माजी में यानी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस इशू के हवाले से, ठीक है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सियासी मौक़िफ़ इस लिहाज से नहीं मिलता क्योंकि खित्ते को जिस अंदाज से तकसीम कर दिया गया है और साजिशों का शिकार कर दिया गया है, और एक अमन शराब दिखा के
मुख्तलिफ माहिदे, अमन माहिदा, चाहे वो सर डिवाइड एंड रूल की माहिदा हो, स्ट्रेटजी कल भी यही थी और आज भी यही है, जिसके बायस हमारी मुस्लिम नज़र आती है। मुस्लिम ममालिक बिल्कुल एक डिवीजन का शिकार हमें नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब आपका और मंसूर जाफर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेकिन आपको पता है कि ब्रेक की तरफ आने से पहले सिर्फ एक बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, या जो भी इस टाइम जो ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था ना, तो सबसे ज़्यादा जश्न और मिठाइयाँ फ़लस्तीन में मनाई गई थी कि अब हम भी एटमी पावर हो चुके हैं। सिर्फ ये एक इतनी सी बात, बल्कि ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा इसका जश्न मनाया गया था। बट फ़लस्तीन को ये लगा था कि अब हमें जो वहाँ से अखलाकी कुव्वत मिलेगी, जो अस्करी कुव्वत मिलेगी, तो बट अल्लाह करे कि एक दिन आए ऐसा कि फ़लस्तीनियों की हम ढारस बंद आएँ और फ़लस्तीनियों की जो हमसे ख्वाहिशात हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं हमसे, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, अगर आप कुछ सियासी मंजरनामे की बात करते हैं तो मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो खासा हाई नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो इलेक्शंस हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, बट जो सियासी जमातों के बयानात हैं उसके अलावा जो हमारे मौसम की सूरत हाल है, आपको पता है जो हिली एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर शुमाली इलाका जात, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, मुमकिन ही नहीं है कि उस ठंड के अंदर इलेक्शन का इनेकाद हो सके। तो ये बहुत से मसले हैं ख़ासतौर पे फिर। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद जिस तरीके से एक सियासी हमें वो नज़र आई एक्टिविटी, सियासी तहरुक जो हमें देखने को मिला है, अब दो चार बातें हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी नाला दिखाई दे रही है। जब पीडीएम हुकूमत में थी तो पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी। अब कल की आसिफ जरदारी साहब की एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि हम नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का भी गिला शिकवा करती पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। अब नए नए सियासी इत्तेहाद बनते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सदीकुल फारूक साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, मुझे ये बताइए कि ग्रैंड अलायंस या ग्रैंड डायलॉग की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या यही पॉलिसी नवाज शरीफ साहब की भी है या अभी उसी तरह है पीएमएलएन के अंदर? क्योंकि आप तो बड़े अंदर उनके बड़े अहम रहनुमा हैं, आप अच्छी तर्जुमानी कर सकेंगे। एक मरियम नवाज का ग्रुप है इस वक्त, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, इनके अंदर टसल तो चल ही रही है ना। नवाज शरीफ के वापस आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो किसकी बात ज़्यादा मानेंगे, भाई की या बेटी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अल्लाह के नाम से अपनी बात शुरू की है जी, और इसलिए भी मैं जो बात कहूँगा वो बिल्कुल सच हो। मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं, लीडर जो हैं बड़े वो नवाज शरीफ साहब, बाकी राय अपनी अपनी भी है, तबादला ख्याल भी होता है और अगर राय में इख्तिलाफ ना हो तो आप किसी बेहतर फैसले तक पहुंच ही नहीं सकते। वो तो फिर एक ये है ना कि लकीर के फ़कीर। जी जी। तो पार्टियों में, कौमों के दरमियान जब तक इख्तिलाफ राय ना हो, सोचने समझने, बात करने, बहस करने, तज्जिया करने की सलाहियत ना हो, अच्छे फैसले नहीं हो सकते। इसलिए जब वो बुलाते हैं मियां साहब तो उसमें अपनी अपनी राय होती है, फैसला फिर इत्तेफाक राय से या फिर मियां साहब करते हैं। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात तो कर रहे हैं, हमने ये देखा कि उसका असर एक्शन उस तरह नज़र नहीं होता, हमें नज़र आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको लगता है कि अगर ग्रैंड डायलॉग की बात हो तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ज़रा वुसअत कल्बी का मुजाहरा करना होगा, ज़रा अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना होगा, पीटीआई को भी इसका हिस्सा बनाना होगा। इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ तो यही है ना, ये कोई भारत की फ़ौज तो नहीं है, इनको भी शामिल करना चाहिए, दावत देनी चाहिए। दो बातें हैं, एक तो ग्रैंड डायलॉग का इंतखाबात से पहले होना या इंतखाबात के बाद। दूसरी बात आप पीटीआई की कर रहे हैं कि वो को भारत की पार्टी नहीं है। माजरत से मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया वो
भारत से ज़्यादा ही कुछ कर दी। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि पीटीआई की मुखालिफत कहीं नहीं, मामला है आइन और कानून का। अगर पीटीआई के खिलाफ राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जैसा केस उन्होंने बनाया था 15 किलो हेरोइन का, कोई ऐसा केस इमरान खान या उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ बने हो, या कोई बॉल टेम्परिंग का केस बना दिया गया हो, या कोई जुआ खेलने का केस बना दिया गया हो, तो फिर तो ये है कि जी ये झूठे जाली केस उन्हें इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए ये घड़े जा रहे। लेकिन अगर 180 मिलियन पाउंड बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान का पैसा जब्त करके पाकिस्तान को भेजा हो, लेटर भी मौजूद हो, वो रकम भी आई हो, यहाँ काबीना का रिकॉर्ड भी मौजूद हो कैबिनेट डिवीजन का जी कि कैसे पैसे को जिससे जब्त किया गया उसी को वापस कर दिया गया, उससे क्या कुछ हासिल किया गया। अगर इस तरह के केस हैं तो ये तो कानूनी केस हैं, इनमें तो कोई ऐसा तो ये केसेस जो हैं इनके हवाले से कानून अपना रास्ता ले। अगर इमरान खान के खिलाफ ये केसेस हैं, इस तरह के केस बनते हैं। साइफर का उन्होंने इतराफ़ किया था मुझसे गुम हो गई। साइफर का पहले उन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश की है, फिर बाद में उन्होंने कहा साजिश पाकिस्तान में हुई है, अमेरिका ने साजिश नहीं की। ये सारी बातें जो हैं इनकी आइन और कानून के मुताबिक फैसले। बिल्कुल तो ठीक। पूरी पीटीआई जो है वो बैठे ग्रैंड डायलॉग में, लेकिन मुझसे अगर पूछे मेरा तजुर्बा और बहुत सी चीज़ें अगर उसमें शामिल कर लें, तो जब पार्टियां इलेक्शन लड़ लें अपनी अपनी उनकी जो इंतखाबी क़ुव्वत के साथ आ जाएं कि कितनी किसकी स्ट्रेंथ है, फिर बैठें और एक कौमी एजेंडा बने और उस पर बात हो। सर वैसे और आपकी मतलब बात बिल्कुल ठीक है, और ये बात जब पीटीआई चेयरमैन पीटीआई थे उनको शहबाज शरीफ कहते भी रहे थे कि इस वक्त मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, मिसाक मुआशरत की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अब इस टाइम पर राइट मोमेंट में या आगे जो गवर्नमेंट होगी इलेक्ट होकर आएगी वो गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएगी या चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की तरफ बात करेगी? क्योंकि अभी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी नाराज़ है, पीटीआई बिल्कुल ही गायब है मंजर आम से, मतलब बहुत ज़्यादा डिवीजन है। मखलूत हुकूमत ही फिर सामने आएगी वही। इलेक्शन तक तो पीपल्स पार्टी वाले महाज को बाज अफवाहों बाज मन गढ़ंत बातों से गर्म रखने की कोशिश कर रहे। अब इलेक्शन की डेट की बात वो करते हैं। जी यार खुद के बंदो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप मौजूद थे, कैबिनेट में आप मौजूद हैं, आपके वजीर खारजा बैठे हुए हैं, आप उसकी मंजूरी देते कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हों, तो वो हल्का बंदियाँ अब उन पे इतराज़ात आ गए हैं, अब उसकी अपीलें सुनी जाएंगी। अब ये जिस दिन मामला निमट गया उसके बाद इलेक्शन की डेट दी जाएगी। ये जो इलेक्शन कमीशन 25 से 31 जनवरी की बात कर रहा है, एक हफ्ते की, वो ये जो हल्का बंदियाँ हैं उन पर अपीलों के फैसले में 2-4-5 दिन कम ज़्यादा लग सकते हैं, बाकी तो वही है 25 से 31 जनवरी। अब आपने मसलन कहा, बात भी ठीक है कि बलूचिस्तान के चंद हल्के या आप कह लें कि और कोई 1-2 हल्के होंगे जहां कोई बर्फबारी हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, लेकिन उसमें भी मैंने ये देखा, मैं खुद -7 में कोयटा में था और हमने जुमे की नमाज भी पढ़ी और सरगर्मियाँ हो रही थी। तो अगर 2-4-5 हल्कों की बात हो तो उसके लिए मेरे नज़दीक पूरे इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होने चाहिए। तो ये इलेक्शन हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन के बगैर आपके मामलात को बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पज़ीराई मिलेगी, अंदर भी आपके पास एक गैर यकीनी की कैफियत होगी। इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी हुकूमत बनेगी, अगर रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिम लीग नून को ये एजाज़ बख्शा कि वो जीतती है, जिसके इम्कानात भी बहुत हैं, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2014 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के इत्तेफाक राय पैदा किया, ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ,
दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हुआ, जिस तरह लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया, जिस तरह बाकी वादे किए सारे पूरे किए, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह, और जो वादे करेंगे सोच समझ के करेंगे और वो पूरे करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, अब आपको क्या लगता है सर, इलेक्शंस होते जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं, सियासतदानों के बयानात अगर हम देखें तो उससे तो बिल्कुल यही महसूस होता है कि सियासतदान भी अभी इस बारे में, इस हक में नहीं है, या वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इलेक्शन ज़रा मुलतवी हों। नहीं, इलेक्शन तो होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऐलान जो उन्होंने परसों किया, मुझे उस पर यकीन है, एतमाद है, और मुझे मेरा ये ख्याल है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक डेट फिर आ जाएगी, और वो डेट चाहे 25 जनवरी हो, 27 हो, 28 हो, 31 हो, पर यही दिन है। अच्छा, तो इलेक्शन तो होते हैं। ठीक, बेहतर इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी का दिन होंगे, और स्पेशली चलिए जनूबी इलाका जात में तो ठीक है, शुमाली इलाका जात में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, वहाँ पर इलेक्शन अमले का जाना, कंडक्ट करवाना, लोगों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल नहीं होगा? लेकिन अब पाकिस्तान में 2 इलाके, 3 हैं, एक तो आज़ाद कश्मीर है, एक गिलगित बल्तिस्तान है, तो सूबा है हमारा पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक, वो बलूचिस्तान है जी। उसमें कुछ है, मैंने पहले भी अर्ज किया। तो अगर 2-4 सीटों के लिए, तो मैंने अर्ज किया ना कि इलेक्शन को मुलतवी नहीं होना चाहिए। सियासतदान अगर ये अब तक इबहाम बाकी रख रहे हैं, पता नहीं, तो हमारे नज़दीक कोई इबहाम नहीं है, और बहुत से लोगों के नज़दीक कोई इबहाम नहीं है। अब ये बात तय है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जनवरी में होने। चलें सर, अल्लाह करे इलेक्शंस जनवरी में ही हो, और ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसके बादल छटें, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हालात मजीद बेहतर नहीं हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब आपके वक्त का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो मशरूत होती है, तो जब इन दोनों का पहिया चलता है तो तब ही मुल्की के जो हमारे मुल्क हैं उसके हालात भी बेहतर होते हैं। तो अभी मुल्की हालात बेहतर करते ही एक ख़बर आपको देते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात, जो IMF मिशन के चीफ़ हैं उनकी सरबराही में जो वफ़द है वो वज़ारत ख़जाना इस वक्त पहुँच चुका है। मुज़ाकरात होंगे तकनीकी सतह पर, और पहले 3 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे मरहले की जो नई शराइत हैं वो तय की जाएंगी उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जिन शराइत के तहत बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा जो था वो कहा गया था वो कर दिया गया है। हुकूमती अखराजात में कमी और निजकारी प्रोग्राम में तेज़ी जारी है। मुज़ाकरात में मुआशी अदादोशुमार का जायज़ा लिया जाएगा। IMF के मुतमईन होने की सूरत में $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। आपको बता रहे हैं कि मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात, IMF मिशन चीफ की सरबराही में वफ़द पहुंच चुका है। पाकिस्तान की पहले 3 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और फिर दूसरे मरहले की नई शराइत तय की जाएंगी। पाकिस्तान ने शराइत के तहत बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, जबकि हुकूमती अखराजात में कमी और निजकारी प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बताइएगा कितना अहमियत का हामिल है इस वक्त IMF का ये वफ़द जो पहुँचा है और मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इस वक्त कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा है वो शुरू हो चुका है, और बहुत ही अहमियत है इस जायजे की, क्योंकि इन्हीं दिनों में पाकिस्तान ने इंतखाबात की तरफ जाना है, और दिसंबर में हमें $70 करोड़ की किस्त भी मिलेगी, और स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत ये मुआहदा आगे भी चलेगा। इसी वजह से आज जो वक्त पहुंचा है इसको तकरीबन 16 नवंबर तक पाकिस्तान में ही रहना है, और $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के पहले 3 माह की जो कारकर्दगी है इसका जायजा ये वक्त ले रहा है। और पाकिस्तान में जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं ये तकरीबन 10 रोज जारी रहेंगे। इसके पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे, और फिर इसमें दादोशुमार का जायजा लिया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में बताया जाएगा कि बिजली और गैस की कीमतों में जो मुजव्वज़ा इजाफा था वो पूरा कर लिया गया है, और तमाम गैस जो कि खजाने के हवाले से थे वो पूरे कर लिए गए हैं। FBR के हवाले से भी बताया जाएगा कि उनकी कारकर्दगी पहले से बहुत अच्छी जा रही है, और उन्होंने जो उनके अहदाफ थे उनसे ज़्यादा वसूलियाँ कर ली हैं।
साथ साथ ये भी है कि जो प्रोग्राम है वो बड़ा स्मूथली जारी है। पाकिस्तान ने अपना जो कर्ज खसारा है उस पर भी काबू पा लिया है। मिलिट्री जो सपोर्ट है वो कम से कम ली गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी बताएगा कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो रहा है। और इस तरह के जो मुस्बत सारे दादोशुमार हैं, इनके तनाजुर में ये वक्त जो है वो फैसला करेगा। ठीक है, ये वक्त फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा आपका। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हॉरर फिल्में देखना शुरू कर दें अगर आप पतले होना चाहते हैं। अब ये क्या लॉजिक है, सब हैरान हो क्या गए मशवरा दे रही हैं आप लोगों को? अगर आपने पतले होना कमजोर दिल के लोगों को हॉरर मूवीज देखने का मशवरा दे रही हैं। अच्छा जी, हॉरर मूवीज देखने से एक न्यूजीलैंड की जानिब से एक रिसर्च सामने आई है, एक डेटा इकट्ठा किया गया है। ये तो बड़ा एक चंक था जो मैंने बता दिया। वैसे आपको हॉरर मूवीज देखते हो आप खुद? पहले देखता था लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। बचपन में डर नहीं लगता था लेकिन अब डर लगता है, और वैसे भी अब इतना टाइम नहीं है। अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं ना तो उससे होता यह है कि आपके जिस्म के अंदर एक तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। आपके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं हॉरर मूवी के दौरान, जो कि आपके जहनी तनाव को कम करने में मदद देते हैं। जो है मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो कम होती है। तो अब आपने मूवी जो है ना जस्ट आपको जब गुस्सा आ रहा है ना, मूवी आपने जस्ट 40 से को फन नहीं देखनी है बल्कि मेडिकली इस मूवी को देखना है, क्योंकि इतनी हर जो हालात हैं, हर बंदा तो डिप्रेशन का मरीज है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जहनी तनाव की में कमी हो, आपकी मेंटल स्ट्रेस कम हो, तो ना मेडिसिन खानी है आपने, कोई डिप्रेशन की सिनेमा जाना है। अच्छा, सिनेमा में अगर देखेंगे तो ज्यादा हार्मोन, ज्यादा केमिकल्स जो है ना ये ऐसे कम होंगे, बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे जितना आपका खून खुश्क होगा, जितना आपका खून जलेगा। क्योंकि कहा गया है कि जब आप हॉरर मूवीज देखते हैं ना, इसकी लॉजिक क्या है, दिल की धड़कन तेज होती है, तो मैंने यही तो बताया, ऑक्सीजन बॉडी आपकी कंज्यूम करती है, वो जमने लगता है। फिर ये जो हॉरर मूवी देखते हुए जो दिमागी केमिकल्स हैं उनकी स्ट्रेस में कमी आती है। आपके तो बॉडी और आपका माइंड ऐसे केमिकल कि रिलीज करता है कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि और फिर जब मूवी एंड होती है ना तभी यू फील एक्साइटेड, आपको खुशी हो रही होती है कि कितनी हॉरर मूवी हमने देखी है। ये आपके ये जो जज्बात होते हैं ना, ये इस वजह से होते हैं कि आपके माइंड ने ऐसे केमिकल रिलीज किए हैं। इतनी जबरदस्त ये रिसर्च करता कौन है? लेकिन आप ये गोरों को अब पाकिस्तानी तो बेचारे अपने बीजों पे रिसर्च नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो हम ये बात कह रहे हैं डेटा स्टडी होती है, हम लाइटर नोट पे कर रहे हैं, बट ये रिसर्च बेस्ड बात है। ये हम कोई फन के लिए। अच्छा, आपने वेट वाली बात तो पूछी नहीं, मैंने वेट लूज करने का क्यों कहा था। लीजिए, अगर मूवी देखने से वेट भी लूज होता है? अच्छा। अगर आप वेट मूवी देखते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, 130 कैलोरीज बर्न होती हैं अगर आप एक हॉरर मूवी देखते हैं। और वैसे 130 कैलोरीज कैसे बर्न होती है? वो इस तरह बर्न होती है कि अगर आप आधा घंटा मुसलसल चले ना तो आपकी 130 कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन अगर आप एक हॉरर मूवी सुकून से बैठ कर देखें तो आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज जलाना शुरू कर देता है। तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए हमारा मशवरा है कि अब डाइटिंग बंद कर दें। कोई जरूरत नहीं है जिम जाने की, योगा करने की, वर्कआउट करने की, सिर्फ 2-4 हॉरर मूवीज देखें। वो हॉरर मूवी के साथ स्नैक्स ना खाएं पे, और नहीं हॉरर मूवीज देखें, स्नैक्स की भी कमी पूरी कर देंगे। मैं कह रही हूं साथ में आप स्नैक्स खा रहे हैं, साथ में आप बर्गर्स पिज़्ज़ा खा रहे हैं। सबसे अच्छी कैलोरीज ये आपकी जलाती है, खून आपका ये खुश करती है, मेंटल स्ट्रेस आपका, मुझे तो पता ही नहीं था हॉरर मूवी के इतने ज्यादा फायदे हैं। दोबारा से हॉरर मूवी सबके लिए जरूरी है। अच्छा, जो मूवी का डेटा भी है, जो शाइनिंग मूवी है उसको देखने में सबसे ज्यादा जो लोग थे जिन पर ये केस स्टडी की जा रही थी, शाइनिंग मूवी जो हॉलीवुड की है, उसको देखने में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न हुए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि हॉरर मूवीज़ के लिए आज से आप लिस्ट निकालें, जो सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी होगी ना वो आपकी सेहत के लिए उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब ये भी सवाल पैदा होता है ना कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, वो तो नहीं देखेंगे ना, उनको अपना वजन करने से ज़्यादा अपने दिल पे ख्याल करना होगा। वैसे हाँ, इस किस्म की अजीबो गरीब आवाज़ें, एकदम से आपको पता ही नहीं होता, आपके पीछे से कोई निकल के आपको मार दे। हॉरर मूवीज़ में तो ये बहुत होता है। साइंस फिक्शन मूवीज़ वैसे मोस्टली इसी तरह की होती हैं, तभी मैं नहीं देखती साइंस फिक्शन मूवीज़ इसी तरह। तो जनाब, हमारी तरफ से हॉरर मूवीज़ आज से स्ट्रॉन्गली रेकमेंडेड हैं, खुद भी देखें, अपनी फैमिली को भी दिखाएं। हम मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।
ले जी, बात अब हम करते हैं क्रिकेट के हवाले से। और आपको पता है कि क्रिकेट में हमारे पास हमारे जो आईसीसी की कल का मैच वैसे आपने देखा साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका तो वैसे ही इतनी आउट क्लास टीम बन चुकी है। न्यूजीलैंड के साथ सिंपैथीज भी है, लेकिन खुशी इस चीज की हुई, मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है ना, हम भी न्यूजीलैंड को हरा देंगे। जो है ना हम पे बहुत मेहरबान है, हमेशा की तरह। हम इफ एंड बट्स के चक्कर में रहते हैं और अल्लाह ताला हम पे इतना मेहरबान है। अल्लाह इज सो काइंड ऑफ अस कि न्यूजीलैंड हार गया, हमने दुआ की, न्यूजीलैंड हार गया। करते हैं कि दूसरी टीम हार जाए, और कितने बुरे रन रेट से हारी है। हाँ जी। अब हमारे एक एक मैच जो हो रहा है ना अभी तक, वो हमें सेमीफाइनल के करीब लेके क्वालिफाई करने के लिए बहुत न्यूजीलैंड जरूरी जितने है। बुरे रन रेट से हारा है और जितने अच्छे रन रेट से हम बांग्लादेश से मैच जीते हैं, तो अब ये लग रहा है लेकिन कि हमारा दूसरा मैच भी अगर न्यूजीलैंड के साथ है ना। हमने आगे जो अपना नेक्स्ट मैच खेलना है 4 को, नहीं इंशाल्लाह वो भी जिस वो तरीके हम से किस्मत हम पे न्यूजीलैंड के साथ मेहरबान खेलेंगे। है ना, तो अल्लाह करे ऐसे ही किस्मत हम पे मेहरबान लेकिन रहे, न्यूजीलैंड क्योंकि हमारी टीम जो है ना छोटी टीम नहीं दवा है से ज़्यादा दुआओं बांग्लादेश पे वाली। चलती है। नहीं, बांग्लादेश की किस्मत साथ हो, तरह, किस्मत साथ हो, हाँ यू कैन से दैट, लेकिन बांग्लादेश की तरह न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं है। और जहाँ तक बात रही साउथ अफ्रीका, बहुत तगड़ी एक टीम है साउथ अफ्रीका। ये उसके बात नहीं, मुकाबले आप में देखें थी, कि छोटी टीम तो अफगानिस्तान भी थी, लेकिन किस तरह जीती है, लेकिन हम हारे हैं। हम तो हारे ये दुआओं के सहारे ही हम चल रहे हैं पहले दिन से। तो अल्लाह करे कल का जो मैच हो तो उसमें भी हम जो है ना अच्छी तरह से जीते, और न्यूजीलैंड जो है कल नहीं 4 नवंबर को है, सॉरी 4 नवंबर को है, 2 दिन के बाद है जी मैच। और उसके बाद हमारा न्यूजीलैंड के साथ ही है। लेकिन कल का मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ था ना, मुझे वो देखने का तो बड़ा मजा आया। साउथ अफ्रीका की तो वैसे ही बैटिंग जो है वो बड़ी मजे की होती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर के लिए किसी काम के लिए जाओ, वापस आओ तो उन्होंने 30 40 50 रन ऐसे फौरन बना दिए। अच्छा, लेकिन हमारी टीम को क्रेडिट जाता है, गो के हमने 9 आउट कर दिए, चुके थे, हार गए थे, बट हमने उस तरह उनको बैटिंग नहीं करने दी, 9 आउट हम कर चुके थे। यस, और ये हमारे बॉलर्स को क्रेडिट और जाता है, हमारे बॉलर्स को ये क्रेडिट जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट जाता है। और अब हमारी जो सेमीफाइनल तक जो रसाई है वो भी खासी आसान हुई है। अफगानिस्तान के साथ अब डिपेंड करता है 1-2 मैचेस में अफगानिस्तान का रन रेट क्या होगा, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। खैर, इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अवैस, बताइएगा, कल भी किस्मत हम पे बहुत मेहरबान रही, जिस तरीके से न्यूजीलैंड हारा, बुरे रन रेट के साथ हारा है। अब आपको क्या लगता है, किस्मत आगे भी ऐसे ही मेहरबान रहेगी? मेरा ख्याल है अब हमें टीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना दुआओं पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, किस्मत के ऊपर ज़्यादा हमें बिलीव करने की ज़रूरत है। इज्तिमाई दुआ जुम्मे की नमाज के बाद। ये तो आपको पता है, हमेशा या तो रमज़ान हो तब हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इज्तिमाई दुआ तो चाहिए होती है हमें। और हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अनएक्सपेक्टेडली सेमीफाइनल्स खेल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है, सैटरडे को आपका क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल से कम नहीं, आपने न्यूजीलैंड को हराना है। सबसे पहले तो चीज़ है ना, देखें आप क्वालिफाई करें ना करें, लेकिन आपने जो 2 बाकी मैचेस हैं उनको जीतना है आपने। वो तगड़े मैच हैं आपके न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ, तो आसान नहीं होगा। आज ज़रूर न्यूजीलैंड को एक इशू हुआ है कि उनके ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, कल आपने देखा होगा कि मार्क हेनरी जो उनसे हैं उनको भी इशू हो गया था काफ का, तो आई गेस वो अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। पे फर्गसन जो उनसे हैं वो इंजर्ड है, तो उनकी जो लिस्ट ऑफ इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान टीम से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अगेंस्ट ज़रूर है। लेकिन आपने जिस तरीके से पिछला मैच खेला है, खास करके बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है लोग कहते हैं बांग्लादेश ऐसी वैसी, जो भी इश्यूज चल रहे थे उनकी टीम उतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके लिए हर टीम तगड़ी होती है। तो आपने परफॉर्मेंस के ऊपर आपने अपने आप को जज करना होता है। पाकिस्तान टीम बड़ा बिलो जा रही थी, तो एक स्पार्क नजर आपको आया था, चाहे फखर जमान की इनिंग्स की बात करें, चाहे बॉलर्स की बात करें, तो एक जलब स्क्वाड आपको नजर आया था। तो अल्लाह करे अगर यही जलब स्क्वाड आगे तक कैरी ऑन होता है तो पाकिस्तान से ज्यादा डेंजरस टीम नहीं होगी। लेकिन कल मैं कहता हूँ कि एक बेवकूफ़ी की थी न्यूजीलैंड ने कि टॉस जीत के पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी। साउथ अफ्रीका एक तगड़ी साइड है, जितने भी मैचेस अभी तक हुए सिवाय 2 मैचेस पाकिस्तान या नीदरलैंड्स के खिलाफ जहाँ पर वो चेज करने गए थे, नीदरलैंड्स के खिलाफ वो हारे थे, पाकिस्तान के खिलाफ वो ऑलमोस्ट हारे थे। लाइक आपको पता आखिरी बॉल तक वो जो उनसे मैच किया था। तो आई डोंट नो कि उनके जेहन में क्या बात थी, वहाँ पर उनको स्टार्ट ऑफ दी अपना इनिंग्स उनसे बैटिंग आपने दे दी। फिर साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत बीच में आपको पता है विकेट्स थी उनके हाथ में, लेकिन फंबल किया उन्होंने ज़्यादा एग्रेसिव, मैंने कहा शायद टीम सुना करने में कामयाब हो। लेकिन थैंक यू टू डेविड मिलर, जिस तरीके से उन्होंने कल परफॉर्म किया। फिर डिकॉक का आपको पता है कि वो 133 आई थिंक बना के वो भी आउट हुए थे। फिर उसके बाद क्लासन उनके इतने आउट क्लास बैट्समैन हैं, वो इतना अच्छा खेलते हैं।
मतलब उनकी बैटिंग लाइन तो बहुत आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल है। बट कमिंग बैक टू द हमारी टीम, हम लोग जो कर रहे हैं दुआओं के अलावा, अभी फ़खर के बारे में तो तारीफ विराट कोहली तक कर रहे हैं। हमने फ़खर को बाहर बिठाया हुआ था, उसकी जगह इमाम को खिला रहे थे, इमाम ने परफॉर्म नहीं किया। अजीब हमारी टीम के अंदर पॉलिटिक्स है, कप्तान चेंज कर दें, चीफ सेलेक्टर रिज़ाइन करके चले गए, हमारे पास सैलरीज नहीं है, हमें 4 महीने से सैलरीज नहीं मिली। मतलब ये सब कुछ जब एशियन चैम्पियनशिप हो रही थी तब क्यों नहीं सर ये सारे मैटर सामने आए? वर्ल्ड कप में पूरी आईसीसी पूरी दुनिया को हमने तमाशा दिखाया। देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट था ये चीज़ जो उनसी है जो वर्ल्ड कप के टाइम पे देखें। मुझे पता है बहुत से लोगों को शायद इश्यूज भी हैं, बात भी होती है कप्तानी से कि जिनको कप्तानी से अगर रेस्ट दे दिया जाए बाबर आजम को, तो वो ज़्यादा अपनी बैटिंग के ऊपर ज़्यादा वो फोकस कर पाएंगे, जैसे विराट कोहली के साथ हुआ। नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड अपना बाबर आजम, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में शायद ये बयानात आना तो बहुत गलत था। फिर आपको पता है एक्स क्रिकेटर्स भी जो हमारे बैठने में हैं वो भी जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हुए हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ मुझे लगी पिछले मैच से पहले जब बाबर आजम के मामला चलते रहे सारे, जब इंजमाम ने रिज़ाइन किया, बाकी इशूज़ चले, वो जो टेक्स्ट मैसेज का लीक होना या जो भी मामला थे, एक आपको जलब चीज़ नज़र आई कि जो आपके एक्स क्रिकेटर्स भी थे, क्रिकेट फ्रेटर्निटी थी, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस टीम को दिया था, पाकिस्तान टीम को। उन्होंने बैकअप किया कि गलत हुआ है, हमने इस टीम को बैकअप करना है। और वो चीज़ आपको फिर मैच पे ऑन द ग्राउंड भी नज़र आई है। जब आपके पास नेशन आपका बैकअप कर रहा हो ना, तो आपको उससे एक कप्तान को नहीं चाहिए थी कि मेरे 23 करोड़ आवाम मेरे बैकअप पे बैठी है, और उन्होंने बैकअप उसको किया है। मसला ये है कि हमारी इस वक्त अगर चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की बात करें, मैं खुद भी इस चीज़ पे हैरान होता था कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, हम कुर्सी के मामले में शायद ये भी भूल चुके थे कि हमने टीम की तैयारी क्या करवानी है। हमने अफगानिस्तान सीरीज़ के अलावा तो हमने कोई सीरीज़ एज सच को रखी नहीं थी कि हमारी टीम जो उनसे प्रैक्टिस कर सके वर्ल्ड कप में जाने से पहले। तो ये मामला तो होते रहे, लेकिन आफ्टर ऑल जो भी है, अगर मुझे कल हर्षा भोगले ने, आपको याद है, परसों एक बयान दिया था जिसमें माइकल वॉन ने भी एक बात की थी, और वो बड़ी चपेट थी लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने एक बात की थी कि कल कोई सपोज बाबर आजम सेमीफाइनल में आते हैं, फाइनल्स जीत जाते हैं, किस मुंह से आप इनको वेलकम करोगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बाहर का बंदा कह रहा है। फिर जो सपोर्ट क्रिकेट फ्रेटर्निटी, इट्स टू अर्ली टू से, आप ठीक है क्रिटिक्स हों, आप क्रिटिसिज्म करें, आप इनके क्रिटिक्स होना बुरी बात नहीं है, बट तक ना करें कि कल को फिर आंखें मिलाते हुए शर्म आए, क्योंकि अभी भी चांसेस तो हैं और लग भी रहा है कि हम सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, अगले 2 मैचेस हम जीत जाएं। वैसे तो मुझे ये लगता है कि अगर यही सैलरी पहले मिल चुकी होती ना, तो हमारी परफॉर्मेंस उसी तरह होनी थी जैसी बांग्लादेश के खिलाफ हमें देखने को मिली है। सैलरीज इशूज़ जहाँ पे भी हों, वहाँ पे आपकी कारकर्दगी तो डैमेज होती है। अवैस, अब ये बताइएगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए है हमारी? अगले दोनों मैचेस हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों मैचेस हमने एट एनी कॉस्ट विन करने हैं। देखिए, ऑब्वियसली आपके दोनों मैचेस जो उनसे तगड़े हैं, न्यूजीलैंड के भी ज़हन में एक चीज़ चल रही होगी कि जो पिछला मैच अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आ रहा है, उनका नेट रन रेट डिस्टर्ब हुआ, तो उनको भी ज़हन में होगा कि हमने मैच जीतना है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनका भी डू एंड डाई सिचुएशन ही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। और श्रीलंका के भी ज़हन में एक बात होगी कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, हमने वो मैच नहीं हारना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंटेंशन में तो अपने आप को देख रहे होंगे टॉप पे आने के लिए। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है इंग्लैंड इस वक्त बुरी तरीके से उनको शिकस्त हुई हुई है, उनके ज़हन में भी एक बात मंडरा रही है, वो ये है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द लाइन पे है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो टीम्स हैं ये बाउंस बैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करती हैं, चाहे इंग्लैंड की जो भी, क्योंकि इस वक्त उनके पास कुछ खोने का तो है नहीं इंग्लैंड के पास, वो सब कुछ तो खो चुके हैं, अपना टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो वो एग्रेसिव क्रिकेट जो बैसबॉल क्रिकेट होती है उनके ज़हन में होगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपने पाकिस्तान की देखी है, वाई एग्रेसिव क्रिकेट, वैसे तो इंग्लैंड वालों को ये सोचना चाहिए कि हम तो वैसे ही टूर्नामेंट से बाहर है, चलो किसी का तो भला हो, हम किसी से हार जाए, कोई नेकी करते जाए। नेकी कोई भी नहीं करे जल्दी, उनको भी होता है कि हम एटलीस्ट आखिरी जो जहाँ सारे मैचेस हारे हैं, एक पाकिस्तान से हार जाएंगे तो क्या है। वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा कि हम लोगों ने एक कम से कम मैच जीत के एटलीस्ट, एक होता है ना हेड्स अप होता है कि यार हमने चलें एक चैंपियन टीम को हम हरा के देखें। अफगानिस्तान का जो मैच था, जो अभी सिनेरियो जो बना है, अनफॉर्चुनेट है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हरा दें उसको हरा दें, वो जो आप वाली बात है। लेकिन अगर शायद हम अफगानिस्तान का मैच जीते होते, हम साउथ अफ्रीका का मैच जीते होते, ऑस्ट्रेलिया का मैच जीते होते, ऑस्ट्रेलिया का मैच आप जो टीम है वो बड़ा उसने फाइट किया था, अनफॉर्चुनेट था 300 पे आउट हुई है, वरना सेम सिनेरियो था श्रीलंका वाले में जो आप चेस कर रहे थे, आपको आखिरी ओवर में 20 ओवर्स में वही 165 या 168 चाहिए था जीतने के लिए। तो अगर आप जीते होते, चले 2 मैच भी जीते होते, तो ये सिनेरियो ना आपका होता। लेकिन अगर राह हमवार हुई है पाकिस्तान टीम की, तो वही जो सब बात करते हैं कि अगर अवैस किसकी आपको देखता है कि साउथ अफ्रीका या इंडिया, पाकिस्तान तो अल्लाह करे पहुंच जाए, लेकिन इस टाइम पे सबसे टॉप पे यही 2 टीम्स हैं
जिनकी बैटिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग है और बॉलिंग भी अच्छी है, तो कौन फाइनल लेके जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया होम में ही रखेगा, क्योंकि होम ग्राउंड में उसका हो रहा है इवेंट, तो वो अपना जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट बाय चांस है, इसका कुछ भी हो कुछ सकता है। वैसे on तो the कुछ day पता नहीं decide है, होता है, on the हो day। सकता है कि पाकिस्तान रिप्लेस कर दे साउथ अफ्रीका या इंडिया को, एनीथिंग कैन बी हैपन। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉस जब भी साउथ अफ्रीका खेल रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जितना भी अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो चेस में गए हैं 2 मैचेस में उन्होंने बुरी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, बाकी जब भी वो पहले बैटिंग करते रहे, आपको पता है 350 से नीचे स्कोर उनकी टीम ने नहीं किया हर मैचेस में। आप देखें तो टॉस बड़ा मैटर होता है, और इंडिया साउथ अफ्रीका का एक मैच बाकी है इस ग्रुप में। बेशक इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा कि वो किस तरीके से खेलते हैं यहाँ पर खास करके। और जहाँ तक कि अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हट के थोड़ी सी बात करें, मार्केटिंग की बात करूं, चाहे स्पॉन्सर्स की बात करूं, तो आपको पता है कहीं ना कहीं जो है अपना आईसीसी है, चाहे आपके जो मार्केटर्स हैं, उनकी भी ख्वाहिशें तो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैक एंड पे कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो। फाइनल से बड़ा सेमीफाइनल होता है, आपको पता है कि वो, क्योंकि जितनी पैसा जनरेट होता है, गेट मनी जनरेट होती है, स्पॉन्सर्स के पैसे जनरेट होते हैं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई मैच नहीं होता क्रिकेट का, खास करके जब पाकिस्तान और इंडिया खेल रहा हो, तो बैक एंड पे चीज़ें होती हैं। और मैं जब टूर्नामेंट्स जब बीच में चल रहा था, जब मामला तो अल्लाह करे, मैं अल्लाह करे ज़ुबान मुबारक अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन एक बात हम ऐसे ही कर रहे थे अपने शो पे भी, हमने कहा था कि शायद की बात है कि न्यूजीलैंड एक सबब बने पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन का, और इंडिया रोएगा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था मैंने वो क्यों जीता, अगर मैं हार जाता तो पाकिस्तान क्वालिफाई ना करता सेमीज के लिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन टीम को बैकअप करना है, ये रिक्वेस्ट करूंगा। जो भी मामला हैं अपनी जगह हैं, लेकिन वी नीड टू बैक दिस गाइस। देखें एक छोटी सी खुशी थी, आगे आपके बैकअप करना है, हमने टीम को बैकअप करना है, हमारी आवाम भी बैकअप करती है, ठीक है, बाद में तनकीद भी करते हैं, वो भी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताएं कि बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद, रन रेट ज़रा बेहतर होने के बाद, कोई हमारा मोराल अप होगा, कुछ फ़र्क आएगा हमारी टीम? क्योंकि बांग्लादेश के मैच में हमने देखा कि जो टीम बड़ी कंपोज नज़र आई, बहुत सिंक नज़र आई, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये टीम की कंपोजिशन है, हमें अगले 2 मैचेस में देखने को मिलेगी? देखिए ऑब्वियसली आपको एक स्पार्क चाहिए होता है, पटरी से आप उतरे हुए थे मैचेस हार के, तो आपको पटरी पे वापस आने के लिए तो आपको एक प्लेयर भी जो इंसान है वो आपको बिल्कुल टीम का जो माहौल है वो चेंज कर देता है। फ़खर जमान ने जैसे किया था, आते ही उन्होंने एग्रेसिव इनिंग्स खेली, और बड़ी थी इनिंग्स फ़खर जमान की। मैं कहता हूँ जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा था, कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी नहीं कहता कि ही इज नॉट द प्लेयर कि किसी टीम के अंदर हो, ही एवरीवन वांट्स हिम, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो कि 200 भी अकेले उसने किया हुआ है। एग्जैक्टली, वो हमेशा कितने मैचेस हैं जो अकेले उसने अपनी इनिंग्स से जितवाए हैं। लेकिन आपको देखें ना, फ्री हैंड देना पड़ता है आपको, जो अटैकिंग बैट्समैन आपका एग्रेसिव है उसको आपको कहना पड़ता है कि यार आप जाओ अपनी एग्रेसिव गेम खेलो, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा जिस तरीके से आप रहे हैं यहाँ पर, फील्ड में हो, चाहे बैटिंग में, चाहे बॉलिंग में, तभी आप जाके बड़ी टीम को हराते हो। और जो एक पिछले मैच के अंदर आपको एक चीज़ पाकिस्तान टीम की आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने सोचा, इफ्तिखार को आप लेके आए दूसरे ओवर में बॉलिंग करवाने, तो आप कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे थे, और आपको करना पड़ता है बड़े टूर्नामेंट्स में। लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे कि अच्छे, और मेरा ख्याल है हमें एग्रेसिव इसलिए भी खेलना होगा, खाली हमने मैच विन नहीं करना है, बल्कि अच्छे रन रेट, अच्छे मार्जिन के साथ जीतना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एटलीस्ट आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने 100 रन से मैच जो उनसे है वो जीतना है, लेकिन मैं 150 कहूँगा, आपने 100 रन से मैच जीतना है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो ज़हन में एक बात रखें कि ये विकेट्स अब क्योंकि आप यूज टू हो चुके, आपको पता है विकेट्स कैसे रिएक्ट करती हैं, तो 325 350 तो आपको करना चाहिए, और आपकी इतनी बॉलिंग यूनिट तगड़ा है। लेकिन आप ये देखिए अवैस के जो बाबर आजम है वो अभी तक कोई अच्छी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल नहीं सके। आई रियली एक्सपेक्ट कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आए, एक अच्छी शानदार सी बाबर और रिजवान की जोड़ी जैसे टिकती है ना, ऐसी एक तो इनिंग्स होनी चाहिए मजेदार किस्म की। मेरा ख्याल है वो कैप्टेंसी के बोझ तले दब गए हैं, बट फिर भी वो रियली मिस कि बाबर अपनी, चाहे वो अभी तक स्टिल नंबर 1 बैट्समैन है, बट आई स्टिल मिस हिज बैटिंग। वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और रिजवान और बाबर जब क्रीज पर होते हैं तो एक अलग ही खुशी सी होती है। होते थे। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि बाबर आजम का मुझे पता है कि आज सच को बड़ी इनिंग्स अभी तक उन्होंने नहीं खेली, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, सारे मामला हैं, लेकिन बाबर की एक चीज़ है कि बाबर आजम ने पिछले मैच के अंदर जब उन्होंने थोड़ा बहुत अपना, मैं मोहम्मद आमिर की बात कोट कर रहा हूँ, मैं कल सुन भी रहा था, उन्होंने बल्कि आपको पता है ज़्यादा अगेंस्ट इनकी बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी उन्होंने बात की
कि मुझे अच्छा लगा कि बाबर आजम ने एटलीस्ट यूज़ ऑफ द फीट यूज़ किया स्पिनर्स के खिलाफ ज़्यादा वो अपनी फीट यूज़ नहीं करते, वो क्रीज में खड़े होकर अच्छी ड्राइव्स करते हैं, कट भी अच्छा खेलते हैं, यहाँ तक कि स्क्वायर भी अच्छा खेलते हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन जिस वक्त आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा, आपकी टीम परफॉर्म ना कर रही हो, आपके पीछे ये मामला चल रहे हो, बुलिंग चल रही हो, इसको उतार दो उसको उतार दो, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे बिल्ड करता है। लेकिन हमेशा बैट्समैन और एक बड़ा बॉलर होता है अपने बॉल और बैट से जवाब देता है, और ये राइट टाइम होगा आपका। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है वो एक सेमीफाइनल से कम नहीं है आपका, उसमें अगर बाबर आजम का बैट चलता है, क्योंकि आपको 1-2 इनिंग्स चाहिए प्लेयर से, तो दैट विल बी अ बिग आंसर। चले वैस, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे बाबर आजम का बैट चले और बाबर आजम उन तमाम लोगों को अपनी बैटिंग के जरिए जवाब दें जो ये अब समझ कि शायद बाबर आजम अब फॉर्म में नहीं है और कैप्टेंसी उनकी बैटिंग को भी डिस्टर्ब कर रही है। बहुत शुक्रिया वैस आपका। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। और अभी किस चीज़ की खुशी है आपको? किस चीज़ की इतनी खुशियाँ हो रही हैं? बस अभी जो हमारी गेस्ट आ रही है ना, उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं, और वो है ही इतनी खूबसूरत। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है पूरी दुनिया के सामने। और आप ये देखिए कि वो बनी है जी मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2023। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे इस वजह से इतनी अच्छी खुशी मिलती है कि हम देखते थे मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, उसमें भी ये सब पार्टिसिपेंट जाती हैं और इंडिया से जाती हैं, बांग्लादेश से इवन जाती हैं, अफगानिस्तान से लड़कियां जाती हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान। और फिर एक अच्छा एक्सपोजर होता है। और जब इस तरह की जब यूथ सामने आती है, जब गर्ल्स ऐसे सामने जाती हैं, फिर आपको पता है कि इनकी आवाज़ इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि कोई आम लड़की बात नहीं कर रही, बल्कि मिस पाकिस्तान बात कर रही है। वो आप देखें कि कोई भी काम करे, ह्यूमन राइट्स पर अगर वो आवाज़ उठाती हैं, तो फिर सारा इंटरनेशनल मीडिया भी उनकी तरफ फोकस्ड होता है कि उन्होंने ये अवार्ड इंटरनेशनली जीता है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है हमारे साथ वर्दा मुनीब राव, जो कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2023 हैं। वर्दा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कैसी हैं आप? और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मिस ग्लोबल पाकिस्तान बनी हैं। कैसे, किस तरह से सेलिब्रेट किया? फीलिंग्स क्या है इस वक्त? फील कैसा कर रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आई एम स्टूडेंट राइट नाउ एट PIFT, और बस शुरू से एक जज्बा था कि कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, और नाम पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करना है। वाओ। तो बस ऐसे ही ख्वाब सच होते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये जर्नी कैसे थी? किस तरह से जो भी गर्ल्स हैं, अगर वो भी इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई जाना चाहती हैं, तो किस तरह से ये रैंकिंग होती है? किस तरह से आपको कोई फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, या वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसीजर? एक्चुअली देयर इज अ कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के नाम से, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होता है। आफ्टर डेट आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में होती हैं सारी। हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग्स हुई थी। उसके बाद फिर हमारा आपस में कंपटीशन हुआ था। देन दे सिलेक्ट द गर्ल मिस पाकिस्तान ग्लोबल, एंड देयर इज अदर कैटेगरीज टू। जो मिस की कैटेगरी है वो 30+ के लिए होती है, और मेरी मिस की कैटेगरी है जो 25 से ऊपर की, मतलब 25 तक की होती है, 20 से 25 तक। अच्छा वर्दा, ये बताइएगा, माशाल्लाह मिस ग्लोबल बनी हैं आप, तो आपने जब इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो आपको खुद से आइडिया था कि ये टाइटल आप विन करेंगी? उस वक्त क्या आपके माइंड में चीज़ें चल रही थी? एक्चुअली मैंने जस्ट जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई एम जस्ट स्टूडेंट, सबका इतना इतना एक्सपीरियंस है, मैं कहाँ विन करूंगी। बट मेरी मदर को पूरा बिलीव था कि वर्दा तुम जीतोगी, तुम ही हो मिस पाकिस्तान ग्लोबल। तो मुझे इतना ज्यादा यकीन नहीं था, बस मैंने मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है नाउ आई एम हियर। और सबसे ज्यादा जो हाथ था मैम सोनिया अहमद का था, जो प्रेसिडेंट ऑफ मिस पाकिस्तान ग्लोबल है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इस मामले में। ऑब्वियसली आप लोग की सपोर्ट थी ना। ये अच्छी बात है कि कोई ऐसा चेहरा जो है वो आपकी बैक पर होता है जो कि आपको सपोर्ट करता है। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यू हैव टोल्ड मी दैट यू आर अ स्टूडेंट, तो फैशन ही पढ़ रही हैं आप, तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मॉडलिंग को इस तरफ कंटिन्यू करना है या फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ? Actually, I want to open my own brand too.
बट मैं चैरिटी पे भी काम कर रही हूँ, सोशल इश्यूज पे काम कर रही हूँ, बीइंग अ डिजाइनर एंड बीइंग अ मिस पाकिस्तान ग्लोबल टू। तो अभी हमें 500 आवर्स जो हैं चैरिटी को देने होते हैं, देन यू विल विन द कंपटीशन। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा वर्दा, ये बताइएगा कि जो बहुत सी इस वक्त ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं जो आपको देख रही हैं, हमें सुन रही हैं, वो भी अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे उनको? क्या अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा उनके साथ, किस तरह उनको आना चाहिए है, एडवाइस क्या देंगे आप उन्हें? सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप सोशल वर्क जरूर करें, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मदद देता है, ठीक है। Pay off और करता है। इट डजंट मैटर कि आप भी स्टूडेंट हो या आपने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है, बट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काउंट होती है, आपका बिहेवियर काउंट होता है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो किसी सिचुएशन में। हमें 500 क्वेश्चंस थे जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी थी ड्यूरिंग द जर्नी, और ये सारी चीजें मिलाकर आपको चूज किया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो चैरिटी का काम है, वैसे इतनी अच्छी बात है कि वर्दा, अगर आप एक तो एक कंपटीशन के लिए इट्स अ नेसेसरी, मैंडेटरी है, लेकिन आप चैरिटी तो वैसे भी करें, आपका दीन भी कहता है, आपको इनर सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा होती है। तो वो तमाम गर्ल्स जो अभी आपको सुन रही हैं, एनी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? जी बिल्कुल, चैरिटी आई एम जस्ट स्टूडेंट, तो मैं वॉलंटियर करती थी। मैं जब मेरे पास, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप अपनी स्किल के थ्रू भी अपने पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। वर्दा, इस फील्ड में आने के लिए आपकी मोटिवेशन कौन था, इंस्पिरेशन कौन है जिससे आप इंस्पायर होकर कदम रखा आपने मॉडलिंग में? इट्स नॉट अ मॉडलिंग, ये सिर्फ मॉडलिंग नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काउंट करती है। हाँ, आप आगे मॉडलिंग में जा सकते हैं, बट आई एम नॉट फ्रॉम शोबिज बैकग्राउंड, या मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं मॉडलिंग के लिए आ रही हूँ, ना मैंने सोचा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि चलो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, अच्छा है, सब कुछ है, मैं अप्लाई करके देखती हूँ, और देन आई विन दिस टाइटल, और दिस इज नॉट अ मॉडलिंग, और बस मैं ये क्लियर करना चाहूँगी। एब्सोल्युटली, बट फॉर एक पोर्टफोलियो तो होता है ना जिसके अकॉर्डिंग फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है। वी वर जस्ट रेफरिंग टू दैट। एग्जैक्टली। वो मॉडलिंग में वी नो दैट यू हैव एक्सप्लेन दैट आप जो स्टूडेंट हैं उन पे इतना शऊर आ चुका है, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स को विन करना और फिर ऐसे खुद को प्रेजेंट करना, बेसिकली इट्स एन अचीवमेंट फॉर यू एट दिस एज। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था? फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, स्पेशली मेरी मदर की। वो हर जगह मेरे साथ थी। आपका पेजेंट्री का पोर्टफोलियो बनता है जिसमें आपका ट्रेडिशनल फोटोशूट होता है, इवनिंग गाउन में शूट होता है, तो वो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बनता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बट ये है कि फैमिली में मेरी मदर बहुत ज्यादा मेरे साथ थी, और मेरे फादर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो बहुत ज्यादा अभी भी खुश हैं कि मेरी बेटी अब पूरी दुनिया में जानी चाह रही है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वर्दा, ये बताइएगा, जब आप ऐसा कोई टाइटल विन करते हैं उसके बाद ड्रामास की भी ऑफर्स आती हैं, तो आपको भी तो कोई ऑफर आई है? अगर ऑफर आती है तो ड्रामा इंडस्ट्री में, शोबिज में आगे जाने का, एक्सेल करने का इरादा है आपका? जी इरादा है। अगर अच्छा आपके पास टॉपिक हो, आप किसी सोशल इशू पे बात करते हैं, तो व्हाई नॉट। बट ये है कि अभी काफी ऑफर्स आ रही हैं, और बिकॉज मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। यू कैन, हाँ, ये स्टूडेंट्स के साथ मसला होता है। आप चाहे मिस ग्लोबल बन गई हैं, लेकिन स्टडी कंप्लीट करनी है, क्योंकि पेरेंट्स की ये लाजमी जिद होती है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो किस हीरो के साथ आप आना चाहेंगी ड्रामा में या मूवी में? लीड रोल में फवाद खान। Oh my God. वाह। चले वर्दा, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप फवाद खान के साथ हैं, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी लगेगी आप दोनों की। अच्छा वर्दा, ये बताइएगा कि चले, अच्छा मैं रिक्वायरमेंट्स पूछना चाह रही थी कि रिक्वायरमेंट्स क्या, आई मीन देयर इज सम स्पेसिफिक वेट कैटेगरी कि आपका वेट इतना होना चाहिए, फिजिक इतनी होनी चाहिए है, कुछ इस बारे में बताइए, और फिर आप कैसे खुद को फिट रखती हैं? एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल काउंट करती है, इसमें आपकी हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरी हाइट या सबकी हाइट, जितनी भी मिस पाकिस्तान सेलेक्ट होती हैं या कोई भी कैटेगरी की, उनकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, और यस अपने आप को फिट रखना चाहिए, उनका फिगर मेंटेन होना चाहिए। कोई भी अगर आता है तो उसको एटलीस्ट अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, देन यू लुक फिट
ठीक है, Pretty, तो ये absolutely. चीजें आपकी वैसे हाइट क्या है? मेरी 5'7". ले जी 5'7" वाली लड़कियां क्वालिफाई कर सकती हैं, देख ले वर्दा ने ये मुश्किल तो आसान कर दी है, तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। वैसे यू हैव सच अ गुड हाइट माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाइट है 5'7". अब इतनी लंबी लड़कियां आती नहीं है वैसे मार्केट में। लड़के भी नहीं आते इतने लंबे अब, है ना, कसम से यही बात है। ये वर्दा, ये आपने वैसे बिल्कुल सही बात की है। अच्छा ये बताएं कि अब वाकई में अगर आपको ऑफर आती है, आप अपनी अपनी स्टडी लाइफ के साथ कैरी करना चाहेंगी शोबिस को भी? बट अगर वो कोऑपरेट करते हैं इन टाइमिंग्स, आई विल। ऑलराइट, अगर वो कोऑपरेट करते हैं, अल्लाह ऑल द करे वेरी आप बेस्ट वहाँ टू पे भी यू अपना वर्दा। लोहा मनवाएं, वहाँ पे भी कामयाबी के झंडे गाड़ें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी वो तमाम लोग जो कि क्योंकि हमारा हेल्थ का सेगमेंट तो डेली होता है और हेल्थ सेगमेंट में हम हमेशा उन इश्यूज़ पर बात करते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको थोड़ा रिलीफ मिले एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट। एक तो हमारे यहाँ पर नीम हकीम इतने ज़्यादा है कि आपको कोई मसला हो, कुछ ज़रा सा भी पेन हो रहा हो, आपको कभी ये बता दिया जाएगा ये टोटका इस्तेमाल करें, ये मेडिसिन खा लें आप ठीक हो जाएंगे, ये मेडिसिन खाना शुरू कर दें, 3 दिन का कोर्स ये कर लें। ये है कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये पूरा एक सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली, पूरा एक सब्जेक्ट है। हर घर में हमें सुनने को मिलता है कि यार इसको माइग्रेन का इशू है, इसको स्ट्रेस रहती है, क्योंकि एक तो हमारी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि हर बंदा कहीं ना कहीं एग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार है। अब जब ये एग्जाइटी अपने साथ आती है तो बेशुमार अपने साथ बीमारियां लेकर आती है, पेन होती है, ये इसके अंदर जिसका हमने ये बात की है दर्द शकीका जिसे कहा जाता है, शैटिका, उसके अलावा फिर ये माइग्रेन, जॉइंट्स का पेन है आपको, आपके कमर का पेन निकल आता है, मोहरों का पेन निकल आता है, ऑपरेशन का कह दिया जाता है, लेकिन उससे पहले पेन को मैनेज करना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किसी नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले इसको किसी तरीके से कि ये सेटल डाउन हो जाए, कोई नेचुरल तरीके से या कुछ थोड़े बहुत मेडिकेशन से या कुछ प्रोसीजर से, ताकि आपको कोई बड़ा जो है वो ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, एक्सपर्ट पेन मैनेजमेंट के मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह हम आपको बुला लेते हैं, आप मरीज़ों को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी पे आपको सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भी आपके मुफीद मशवरे तो चाहिए। पेन मैनेजमेंट आप करते हैं, पेन मैनेज करते हैं, सबसे पहले तो ये कि पूरी बॉडी के अंदर हमें कहीं ना किसी स्पेशल पॉइंट पर, स्पॉट पॉइंट्स पर होती है, पेन होती है। पेन मैनेजमेंट बेसिकली जो सब्जेक्ट है, क्या ये पूरे बॉडी के अंदर हर तरीके की पेन को या जो आपको मसले मसाइल हैं मैनेज कर सकता है, या सिर्फ जॉइंट्स के जो पेन होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। लोग असल में यही जानना चाहते हैं कि पेन मैनेजमेंट वाले कौन लोग हैं। जी। बेसिकली मैं खुद इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग ना सिर्फ ये कि तमाम बॉडी के MRs भी करते हैं, CT स्कैन भी करते हैं, एंजियोग्राफीज भी करते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट ये पेन मैनेजमेंट भी है। दिस इज़ ए न्यू सब्जेक्ट। अब इसमें होल बॉडी पेन मैनेजमेंट होती है। किसी भी जगह सर से लेकर पाँव तक आपको कोई भी पेन हो रही है, हम आपको मैनेज भी करके दे सकते हैं और गाइड भी करके दे सकते हैं। जैसे सपोज किसी को अपेंडिक्स की दर्द है तो मैं उसको ये बता सकता हूँ कि आपने किस सर्जन के पास जाना है या क्या करना है आपने। और इसके अलावा जो हमारी जो मेन जो रोल है वो बिल्कुल जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा हम अच्छा और नेकी का काम करते हैं वो कैंसर पेन मैनेजमेंट है। तो वो लोग जिनको कैंसर की पेन होती है, आमतौर के ऊपर उसका कोई इलाज नहीं होता, लोग उनको या सुला देते हैं या नशे की दवाई दे देते हैं या फिर वो दर्द से चीखते रहते हैं। वी ट्राई टू मैनेज दैट पेन, कि जितना किसी की ज़िंदगी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो पेन में होता है उस वक्त तो उसके लिए सबसे अजियत का लम्हा ही वो होता है, उसको एट एनी कॉस्ट छुटकारा चाहिए होता है पेन से, चाहे वो उसको नशावर दवाएं खिला दें ये वो। अच्छा सर, ये बताइएगा पेन मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है इसका? उससे पहले मैं आप छोटा सा प्रोवर्ब बता दूं। कहते ये हैं कि सेहतमंद की हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और बीमार की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, सेहत मिल जाए। सेहत मिल जाए। बिल्कुल ठीक। और उसमें से पेन भी आ जाती है। अच्छा, पेन मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग कुछ मेडिसिन भी देते हैं और हम लोग जो इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट वाले लोग हैं प्रोसीजर्स करते हैं। मतलब कोई ना, हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स होती हैं, जैसे हम CT स्कैन के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम पेन मैनेज करते हैं।
और आपने बात की थी आजकल के पेन मैनेजमेंट के मुतालिक, तो मेरे पास आजकल जो मरीज़ आ रहे हैं सरप्राइजिंगली उनमें से बेशुमार लोग हैं जिनको ये हेडेक्स हैं और उनको जॉइंट पेन्स हैं और उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आजकल की स्मॉग से है। ओह यस एब्सोल्युटली, हाँ एनवायरनमेंट से जी है। जी, मैं वही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे पास अक्सरियत लोगों की आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी स्मॉग। अब स्मॉग क्या करती है कि ये हेडेक्स भी करती है, डिप्रेशन भी करती है और ये पेन भी करती है। आंखों में इतनी जलन होती है, आंखें नहीं खुल रही होती और आज तो वैसे ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है है। ये वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि ज़्यादातर सर दर्द और इतनी हेडेक्स, और फिर जब सर दर्द आपका हो रहा होता है ना, आपसे कोई काम नहीं होता, आप फोकस्ड नहीं कर सकते। अब यही कि उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, कि क्या जो प्रोसीजर्स हैं, अगर हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहें कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए पेन को? देखिए, पेन को अगर सपोज सरदर्दी ले लें, जैसे आपने दर्द शकीका का नाम लिया, तो उसका नाम लेने से पहले मैं ये देखना कि पेन की वजह क्या है, ट्रिगर कहाँ से, और पेन की सोर्स क्या है और पेन कौन सी है। मसलन अब हेडेक्स बहुत तरह की किस्म की होती हैं। जो फ्रंट में हेडेक होती है आमतौर पे वो स्ट्रेस हेडेक होती है। जो दर्द शकीका है या माइग्रेन है वो एक साइड पे मोस्टली होती है। एक बिल्कुल आंख के पीछे हेडेक होती है, बिल्कुल आंख के पीछे, उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। वो और तरह की चीज़ है। फिर इसके अलावा लोगों को बाज़ औक़ात जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको ट्यूमर्स होते हैं, उनको और तरह की हेडेक होती है। सो हेडेक को ट्रीट करने के लिए उसको पहले पहचानना ज़रूरी है कि किस किस्म की हेडेक है। मसलन माइग्रेन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा आजकल हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग। स्मॉग क्या करता है कि हमारे तमाम सिस्टम डाउन कर देता है। आप बाहर नहीं जाते इसलिए कि आप वॉक नहीं करते, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती, फिर मसल्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर जो हमारे लुब्रिकेशन फ्लूइड्स हैं वो उनकी मिकदार कम हो जाती है। सो इट एड्स टू पेन। अच्छा, माइग्रेन में क्या होता है कि सबसे पहले माइग्रेन वाले मरीज़ को पता चल जाता है कि मुझे कुछ होने वाला है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। उसको पता चल रहा है, सर भारी हो जाएगा, फ्लैशेस शुरू हो जाएंगे, उसको अंदाज़ हो जाएगा मुझे दर्द शुरू होने वाली है। फिर उसको अटैक आता है, वो 3 घंटे से लेकर 3 दिन भी रह सकता है, और वो उसमें फिर उसको चक्कर भी आते हैं, उसको चीज़ें जो रोशनियाँ बुरी लगती हैं, शोर बुरा लगता है, और वो हेडेक्स कम और ज़्यादा होती रहती है। फिर वो जब ख़त्म होता है तो फिर भी उसको पता चल जाता है। सर ओरिजिन क्या होता है इन सारी पेन की, बुनियादी वजह क्या होती है? मोस्टली जो पेन का सोर्स है वो अननोन है, लेकिन ट्रिगर्स हैं। अच्छा, मसलन सोर्स अननोन है, सोर्स अननोन है, इसलिए तो इनका इलाज कोई नहीं, हम इसको मैनेज करते हैं। और जैसे माइग्रेन है, इसके अंदर इसके जो ट्रिगर्स हैं, किसी को थकावट से होती है, किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल से होती है, किसी को मौसम चेंज होने से होती है। ख़वातीन में चूँकि ये 4 टाइम्स ज़्यादा बंदों से उनको मखसूस आयाम में होती है। किसी को इवन एक्सरसाइज के बाद शुरू हो जाती है, किसी को चॉकलेट खाने के बाद शुरू हो जाती है, किसी को स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने के बाद शुरू हो जाती है, मसालों से शुरू हो जाती है। सो एवरीथिंग। और पता उसके बाद मूड स्विंग्स कितने ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं जब ये पेन ऐसे ट्रिगर करती हैं, स्पेशली हेडेक में। तो इतना एंजाइटी, इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा हो क्यों रहा है। खाने तक आपकी रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तब ट्रीटमेंट, अब किस तरह से इसको मैनेज कैसे करें? मैनेज करने के ना 2 तरीके हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है? ये फुटेज भी साथ साथ में हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, बाकी डॉक्टर साहब बता रहे हैं सर। अच्छा, उसमें ना 2 तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके घर में आप ऑफिस में बैठे हैं, दर्द शुरू होगी, उसका क्या करें? उसमें हम करेंगे ये कि हम उसको किसी ठंडी जगह पे चले जाएं, रोशनी बंद कर दें, लाइट कम कर दें, उससे बेहतर हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ओजोन थेरेपी करते हैं, जिसकी आपकी फुटेज भी आप बीच में देख सकते हैं। वो चल भी रही है मेरे, चल भी। अच्छा, आमतौर के ऊपर हम स्किन के ऊपर वो ओजोन लगाते हैं। वो क्या करती है कि जो मसल्स जो टेंस हो रहे होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है। और जो माइग्रेन का स्पेशल जो काम होता है कि लोगों की खून की नालियाँ आपस में, वो आपको लगेगा जैसे कोई मोटर चल रही है, वो सारे मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, खून की नालियाँ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और खूबी इसकी ये है इस माइग्रेन में ओजोन थेरेपी की कि स्किन के अंदर नहीं लगाते, दैट इज अप्लाइड ऑन द स्किन, गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, पेनफुल भी नहीं होता। पेनफुल भी नहीं होता। मैं बता रही हूँ कि आई हैव ट्राइड दिस बाय माय ओन सेल्फ, मैंने खुद करवाई है। ये स्किन के बिल्कुल ऊपर लगती है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि कुछ चीज़ अंदर इंजेक्ट हो रही है। ये इतना सूदिंग सा सारा एनवायरनमेंट चलता है। या तो ना कि इंजेक्शंस लगे देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि जैसे बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। जी बिल्कुल भी नहीं। और इसमें फिर दवाइयाँ भी कोई नहीं है। तो माइग्रेन में आमतौर के ऊपर 3-4 गोलियाँ सुबह दी जाती हैं, 3-4 गोलियाँ शाम को दी जाती हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। दैट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन, दैट इज़ जस्ट ऑक्सीजन और कुछ भी नहीं है। और वेरी गुड रिजल्ट्स। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। है भी इकोनॉमिकल,
वेरी इकोनॉमिकल। हमने कोई ऐसी चीज़ इसमें है ही नहीं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा सर मेडिसिन से बहुत ज़्यादा जो है ना फेड अप होते हैं, वो नहीं खाना चाहते हैं। तो ऐसे जो के चाहते हैं कि पेनफुल ट्रीटमेंट भी ना हो और मेडिसिन से जान छूटे, उनके लिए तो ये बड़ा आइडियल ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये सिर्फ एक तो आपने स्पेसिफिक हेड का बता दिया ना। अगर किसी को मसल्स में पेन है, किसी को मतलब जॉइंट्स का पेन है, कमर का पेन है, लेग्स पेन है, कोई इस तरह से, तो वो उसको भी इसी तरह ट्रीट जी, उसमें तकरीबन उसमें भी इसी तरह ट्रीट करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मसल पेन है उसको हम फाइब्रोमाइल्जियाज कहते हैं, जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से में दो कंधों के दरमियान अक्सर खवातीन को ये दर्दें होती रहती हैं। उसके लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि वो इंसुलिन वाली नीडल लेते हैं, उसको सिर्फ थोड़ा सा स्किन के अंदर जाती है, बड़ी नीडल लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टीरॉयड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हैवी एंटीबायोटिक, हैवी पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, हम चूँकि रेडियोलॉजी वाले लोग हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो ये बाकायदा एक बीमारी है जिसको हम आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। बाकी रहे कि आप जॉइंट पेन्स की बात करिए, ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं घुटनों की दर्द के साथ। घुटनों में अक्सर लोग अगर इंजेक्शन लगाते हैं वो हाई डोज स्टीरॉइड्स की लगाते हैं जी। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं घुटने का और ये देख लेते हैं कि पेन का सोर्स कहाँ पे है। सपोज अगर एक मसल डैमेज है तो आप उस मसल को आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर उसी तरह इंसुलिन की नीडल के साथ आप छोटा सा इंजेक्शन लगाएं इसी ओजोन का, और उससे उसकी दर्द भी बेहतर हो जाएगी, वो जो डैमेज है वो भी बेहतर हो जाएगा, मसल में टीयर है वो भी बेहतर हो जाएगा, और साइड इफेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। आप स्टीरॉयड हाई डोज स्टीरॉयड्स नहीं लगा रहे, इट्स वेरी इफेक्टिव। और जिनके दिमाग खराब होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनके दिमाग नहीं, उसका इलाज भी है। जो सपोज खास तौर पे सुनना है बात, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग अपने आप को वेल बीइंग बेहतर करना चाहते हैं, फिटनेस बेहतर करना चाहते हैं, पेन्स बेहतर करना चाहते हैं सारी बॉडी की, उसमें खास तरीके है जिसमें हम ओजोन लगाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसके अंदर ओजोन मिक्स करते हैं। ये सारी दुनिया में होता है। इवन जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो भी कराती होती थी हर हफ्ते। मेडोना जो है वो हर कॉन्सर्ट से पहले ये ट्रीटमेंट कराती हैं। अच्छा। इसको मेजर ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। हम फिर 100 ml ब्लड का निकालते हैं, उसके अंदर ओजोन मिक्स करते हैं और उसको फ़ौरन वापस लगा देते हैं। यह आपके वेल बीइंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, वेन्स के अंदर उसी वक्त ब्लड में शामिल हो जाती है। प्लस उसके बाद हम हाई डोज विटामिन सी उसके साथ लगाते हैं। विटामिन सी इज़ नोन एज ए मैजिक ड्रग। Yes. ये जब आप विटामिन सी जब बॉडी के अंदर जाती है तो तमाम जो रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, ओवर वेल बीइंग है, वो बेहतर हो जाती है। सो जनाब, दिमाग का इलाज भी है ना? मेरा दिमाग का मसला है। बीबर्स जो हमें देख रहे हैं सबके लिए बड़ी ये मुफीद बात है जो आपने की है। अच्छा सर, ये बताएं कि माइग्रेन को लेकर समझा ये जाता है, ये कहा जाता है कि ये जो दर्द है इसका कोई ये क्योरेबल नहीं है। मसलन ये अगर एक दफ़ा कोई जिसको माइग्रेन हो गया है तो पूरी ज़िंदगी उसको इसी के साथ जीना सीखना होता है, तो ये वाकई ही ऐसा है या इसका कोई क्योरेबल ये दर्द है? अच्छा, इसका लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, ये मैनेजेबल है। अच्छा, क्योरेबल नहीं, क्योरेबल मैनेजेबल। अच्छा, आप इसको समझे ना, अगर किसी को रोज़ाना दर्द हो रही है, 2 दिन बाद दर्द हो रही है और 3 से 4 घंटे हो रही है, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं और उसको पता लगे भी 3 महीने बाद मुझे हल्का सा अटैक आता है और मुझे जब पता चल जाए मैं हल्की सी दवाई खाऊं तो वो ठीक हो जाएगा, तो ये मैनेज हो सकती है। क्योंकि माइग्रेन तो फैमिलीज़ में भी चलती है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके सारी फैमिली को माइग्रेन है, चाहे वो बंदे हैं, चाहे वो औरतें हैं, बच्चे हैं, सबको है। 14 साल 12 साल के बच्चों को भी माइग्रेन है। तो ये जेनेटिक भी होता है? जेनेटिक भी हो सकती है, बिल्कुल। और बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना ज़ोर से शोर मचाता है कि हमारे सर को दीवार को टकरे मारते हैं कि लोग आ जाते हैं कि पता नहीं कि घर में क्या हो गया। और हमने यही जो ट्रीटमेंट आपको बताया, इसी तरह ही ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, मुस्कुराता है, क्रिकेट खेलता है, स्कूल जाता है, काम करता है। सो इस किस्म जो ट्रीटमेंट्स है, जो बेज़रर ट्रीटमेंट्स है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, उनमें ज़रूर एक दफ़ा उसको कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें ये तो पता चले कि इफ़ेक्टिविटी कितनी है। तो आपकी बात बिल्कुल इस सेंस में ठीक है कि ये मैनेजेबल है, क्योरेबल बाज़ औक़ात ये नहीं होती, जो कि हमें सोर्स ही उसका नहीं पता। अच्छा, ये तो मसल्स पेन और जॉइंट पेन्स हो गए जिनको साइनस का मसला है या कुछ इस तरह से गदूद बड़े हैं, तो उनके लिए भी कुछ उनकी पेन, क्योंकि उनसे भी सर दर्द अक्सर रहता है, तो उनके लिए भी ये पेन मैनेजमेंट इस तरह इतने बड़े हैं, अगर कुछ हद तक हो तो वो मैनेजेबल है, लेकिन उसके बाद फिर इनकी सर्जरी होती है, क्योंकि उस रास्ते को क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर आपकी सही तरह एयर ही अंदर नहीं जाएगी तो फिर वो पेन भी होती रहती है और फिर बंदा अनईजी भी रहता है। अच्छा सर, ये पेन मैनेजमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो इसके ट्रीटमेंट हम देख भी रहे हैं, यही थेरेपीज़ हैं इनकी, या आप समझते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे कोई डाइट भी अगर लें तो उससे भी पेन मैनेज हो सकती है? देखिए, ये पूरा पैकेज है।
हम जब भी अपने पेशेंट्स की पेन मैनेज करते हैं हम उनको 2-3 चीज़ें बताते हैं। पहली कि पेन मैनेज हमने कर ली, उसके बाद हम उसको उसके मुताबिक डाइट बताएंगे कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपको क्या चीज़ सूट नहीं करती है। फिर हम उनको एक्सरसाइज भी बताते हैं कि अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए, क्योंकि मसल्स मजबूत हैं तो फिर पेन भी कम होगी। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पैकेज है, पूरा अच्छा, पैकेज। लाइफस्टाइल ऐसा है हमारा, एक्सरसाइज का, वॉकिंग का बहुत कम हो गया है। हम जो ख़वातीन स्पेशली जो घर के अंदर है ना, वो अगर किचन के काम कर रहे हैं या वो चीज़ें उठा के रख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि सारा दिन हमारा वर्कआउट तो हो गया, हमने काम किया। ये कंसीडर होता है डॉक्टर की नज़र में कि वो अगर घर का काम कर रही हैं तो वो वर्कआउट है उनका और एक्सरसाइज है उनकी? आपने जो जिक्र किया ना सिर्फ ख़वातीन का ही नहीं है, हाँ। बंदे भी हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं जनाब मैं सारे दिन ऑफिस में चलता फिरता रहता हूँ तो मेरी स्टेप्स तो मेरे पूरे हो गए, हाँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे कह रहे हैं वॉक करें। मैं उनको सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ उनसे, पर यार तुम चलते फिरते या ख़वातीन किचन में हांडी पकाते नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको एक चाहे 10 मिनट के लिए सही आप एक अलग जगह पे जाना पड़ता है, एक मसल्ला बिछाना पड़ता है, उस चीज़ को नमाज कहते हैं। इसी तरह जो वॉक अप करेंगे वो वॉक आपका नाम लेके वॉक करेंगे, भाई अब मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद मैं वापस आऊँगा, वो जो चीज़ होगी उसका नाम वॉक है, वो एक्सरसाइज है। बाकी सब एक्सर्शन है, क्योंकि आप काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो आप अपने आप को थका रहे हैं। तो इसी तरह जो ख़वातीन जो काम कर रही हैं, मैं उनको अपनी ख़वातीन को यही कहता हूँ कि जनाब ये कोई मुझे आके ना बताया करें कि मैंने अपने काम वालियों को छुट्टी दे दी है तो आप सारे काम में खुद करते हैं। क्योंकि जिसने आपके घर में जिसने आपका रिस्क लगा हुआ है उसको तो रिस्क दें। ये जो आप काम कर रही हैं ये अपने आप को थका रही हैं, बल्कि आप ऐसे एंगल्स पे जाके काम कर रही हैं कि आपकी मसल पेन बढ़ जाएगी। सो वॉक जो है या कोई भी एक्सरसाइज है, वॉक कितनी देर के लिए, जो कि 30 मिनट्स हो, तेज़ वॉक हो, स्लो वॉक हो? कभी कोई डॉक्टर कहता है तेज़ वॉक करें, कोई कहता है स्लो वॉक करें। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि 30 मिनट्स वॉक करें, जैसे आप कर सकते हैं वो करें। जिन्होंने करनी नहीं होती ना वो इसी तरह हिले बहाने पूछते हैं, स्लो करें, वॉक करें, वो करना होता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद है डॉक्टर साहब का ये जो सेगमेंट है आपके लिए, आपके हेल्थ के हवाले से बहुत से आपके जो इबाम थे उनको क्लियर किया होगा, उसने आपको जवाबात मिल गए होंगे। हमें इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।